हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अनुराधा राजपुरोहित। जैसे कि अपन कल की वीडियो में क्या कर चुके हैं, कल की वीडियो में हमने 2023 का जो एस्टेड पीजीटी फिजिक्स का जो पेपर होता है वो अपन ने क्या कर लिया था, कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, अपन ने कौन से कर लिए, अपन ने कौन से कर लिए, 2023 का अपन ने कर लिया, 20 का, 21 का कर लिया एंड 22 का कर लिया। आज अपन कौन सा करेंगे, 2020 का जो क्वेश्चन पेपर है एस्टेड पीजीटी फिजिक्स का एस्टेड का जो पेपर है वो उसको क्या करेंगे अपन आज सोल्व करेंगे। ठीक है, तो इसको करते हैं शुरू। एस्टेड 2020 का क्या करेंगे, पेपर सोल्व करेंगे। तो इसका पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है, ए हाइड्रोजन एटम in ground state absorb 10.2 electron volt of energy. Then according to Bohr's model the orbital angular momentum of the electron is increased by, मतलब अपने पास क्या है, हाइड्रोजन एटम दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, हाइड्रोजन एटम दिया हुआ है और वो किस में है, ग्राउंड स्टेट में है। ग्राउंड स्टेट में है तो एनर्जी कितना, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब्जॉर्ब कितना किया, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी अब्जॉर्ब करता है। ठीक है, फिर ये क्या कह रहा है, बोहर मॉडल के अकॉर्डिंग इसका क्या है, एंगुलर मोमेंटम है वो कितना इंक्रीज हो जाएगा वो बताना है। तो देखो बोहर मॉडल, जो बोहर का मॉडल है, बोहर मॉडल के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो अपने पास एल कैसे दिया जाता है, एन एच कट, मतलब एच कट का क्या होता है, इंटीजर मल्टीपल होता है। एन की वैल्यू 1 2 3 ऐसे चलती है। एन इक्वल टू कितना होता है, 1 2 3 ऐसे चलती रहती है। अब देखो पहले इसकी एनर्जी कितनी है, ग्राउंड स्टेट में है। पहले कितनी है, जैसे पहले कौन से में है, हाइड्रोजन एटम ग्राउंड स्टेट में है। ग्राउंड स्टेट का मतलब कितना, एन का वैल्यू कितना 1, तो इसमें L1 कितना आ गया, एच कट। ठीक है, नेक्स्ट इसको एनर्जी कितनी दी, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसको एनर्जी मिल गई। पहले कितनी थी, ग्राउंड स्टेट में है तो पहले कितनी, माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इनमें से बचेगा कितना, कितना बचेगा, माइनस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये कौन सा एनर्जी स्टेट होता है इसका, हाइड्रोजन के लिए ये होता है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। ये कौन से लेवल की एनर्जी होती है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, जो किसके लिए होता है, n बराबर 2 के लिए होता है। ऐसे ही होता है। ये जो एनर्जी अपने पास आई है कितनी, माइनस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जैसे ग्राउंड स्टेट में कितनी, माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है और ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में कितना, माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। ये किसमें होता है, n इक्वल टू 1 के 1 होता है इसमें, n इक्वल टू 2। तो इसमें क्या है, n इक्वल टू 2 है तो L1 इतना, तो नेक्स्ट अपने पास L2 कितना आ जाएगा, 2h कट। अपने को क्या पूछा है, इंक्रीज कितना हुआ एंगुलर मोमेंटम में, डेल्टा L इज इक्वल टू कितना, L2 माइनस L1। ये कितना है, 2 माइनस 1 करेंगे तो ओनली h कट बचेगा। ठीक है, h कट की वैल्यू क्या होती है, एच कट की वैल्यू क्या होती है, डेल्टा L इज इक्वल टू, एच कट आया है मतलब कितना, h अपॉन 2 पाई। सॉरी ये एच कट लिख दिया, ये h है। ठीक है, ओनली h के बाई में 2 पाई आता है तब एच कट बनता है। h की वैल्यू कितना, 6.62 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल इंटू सेकेंड, 2 इंटू 3.14। इसकी वैल्यू आप याद ही रखें, एच कट की कितनी होती है, 1.054 इंटू 10 टू द पावर कितना, माइनस 34 जूल इंटू सेकेंड। तो ये अपना क्या आ जाएगा आंसर। तो ये क्या है, इजी सा क्वेश्चन है, 1.05। ये वाला फर्स्ट वाला जो ऑप्शन अपना क्या है, यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखो, ए पार्टिकल इज कन्फाइंड टू ए वन डायमेंशनल इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल विद वॉल्स एट x इक्वल टू प्लस माइनस ए। मतलब अपने पास जो पार्टिकल है वो किस में कन्फाइंड है, किसके अंदर है वो, वन डायमेंशनल इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल। इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल क्या होती है, जैसे इस प्रकार से होती है। इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल क्या होती है, इस प्रकार से होती है। ये क्या है, माइनस ए, ये है प्लस ए। ठीक है, इस पे पोटेंशियल, ये जो दीवारें हैं इस पे पोटेंशियल कितना होता है, v कितना होता है, इनफाइनाइट। इस पे भी कितना होता है, इनफाइनाइट। इसके अंदर क्या होता है जो पोटेंशियल, वो 0 होता है। तो 0 है, पोटेंशियल 0 है, तो यहाँ पे पार्टिकल क्या करता है, फ्रीली मूव कर सकता है। तो इसके अंदर कन्फाइंड है, इसीलिए बोला है। ठीक है, तो ये क्या है, वॉल्स है, x इक्वल टू प्लस माइनस ए, ऐसा करके इसके अंदर कन्फाइंड है। इट्स एनर्जी आइगेन वैल्यू इज 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसकी एनर्जी आइगेन वैल्यू दे रखी है, मतलब EI मान लो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, एंड कोरोस्पोंडिंग आइगेन फंक्शन इज शोन इन फिगर। ठीक है,
तो मतलब इस एनर्जी के संगत अपने को क्या दे रखा है, आइगेन फंक्शन कुछ इस प्रकार से ड्रॉ करके बता रखा है। तो इसने क्या पूछा है, द लोएस्ट पॉसिबल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, मतलब ये जो वेव फंक्शन है इसकी एनर्जी कितनी है, पहले आप पता लगाओगे वेव फंक्शन कौन सा है, उसकी एनर्जी दे रखी है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अपने को फाइंड क्या करनी है, लोएस्ट पॉसिबल एनर्जी, वो फाइंड करनी है। तो वो अपन कैसे करेंगे, देखो जब अपन क्या पढ़ते हैं, इनफाइनाइट पोटेंशियल बेल पढ़ते हैं, ये वाला टॉपिक पढ़ते हैं, ये क्वांटम मैकेनिक्स का टॉपिक है, तो इसमें क्या होता है, अपने पास ग्राफ बनाए हुए होते हैं ऐसे, ठीक है, इस प्रकार से। जैसे मैं बना दूं एक बार, ये फर्स्ट के लिए, ये सेकंड एंड ये थर्ड, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। ये क्या है, माइनस ए है, ये प्लस ए है। पहला ग्राफ मैंने बना दिया है इस टाइप से, ठीक है। इसके बीच में एक्सिस बना लेते हैं, जैसे पहला ग्राफ मैंने बनाया इस टाइप से, ठीक है। सेकंड ग्राफ मैंने कैसे बनाया, इस टाइप से, और थर्ड ग्राफ मैंने कैसे बनाया, कुछ इस टाइप से, ठीक है। अब इसमें क्या है आपको दिखेगा नहीं, जैसे इधर बोल लेते हैं। जैसे फर्स्ट वाला है, ये क्या है, साई 1x, साई 1x का ग्राफ होता है। ये जो सेकंड है, ये क्या है, साई 2x का ग्राफ है। ये साई 3x का ग्राफ है। इसमें अब देखो साई nx होता है इसमें, ठीक है। n की वैल्यू क्या है, 1 से शुरू होती है इसमें, n इक्वल टू 1 2 3। आपको वेव फंक्शन वैसे मतलब इसके डायग्राम याद रहे या ना रहे, आप कैसे पता लगाओगे कि ये किसका मतलब क्या है, ग्राफ है, ये कैसे पता लगाओगे। देखो जैसे आपके पास क्या है, साई n वेव फंक्शन है, एनवा क्या है, वेव फंक्शन है, तो उसमें क्या है, नंबर ऑफ नोड्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ नोड्स, वो कैसे लिखेंगे, n-1 लिखेंगे। अब नंबर ऑफ नोड्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ नोड्स वो होते हैं जहां पे आपका वेव फंक्शन क्या होता है, 0 होता है। जैसे ये वेव फंक्शन क्या है, यहाँ पे 0 हो रहा है, यहाँ पे 0 हो रहे हैं, ये नोड्स है। लेकिन एक चीज आपको क्या दिमाग में रखनी है, एंड पॉइंट जो होते हैं, एंड पॉइंट्स को नोड्स में क्या नहीं करते, इंक्लूड नहीं करते, नोड्स में इंक्लूड नहीं करते एंड पॉइंट को। जैसे इसके ये एंड पॉइंट है, इनको नोड में इंक्लूड नहीं करते, उसके अलावा n-1 होंगे। जैसे मैं क्या करूं, पहला वेव फंक्शन साई 1x की बात करूं, तो उसमें इसके अकॉर्डिंग कितने होने चाहिए नोड, अकॉर्डिंग 1-1 मतलब 0 नोड होने चाहिए। कहीं पे 0 नहीं होना चाहिए एंड पॉइंट को छोड़ के, तो इसके एंड पॉइंट छोड़ दो, कहीं पे 0 हो रहा है, नहीं हो रहा। अब इस क्वेश्चन इसमें देखो, इसमें क्या है, साई 2 मतलब इसमें क्या है, इनको तो काउंट करना ही नहीं है, खाली एक इस जगह पे 0 हो रहा है, मतलब एक ही क्या है, नोड पॉइंट है। एक नोड पॉइंट है तो क्या होगा, 2-1 हुआ होगा, n-1 इज इक्वल टू क्या हुआ होगा, 2-1 मतलब n की वैल्यू 2, तो ये कौन सा वेव फंक्शन है, साई 2x। बाकी ये भी याद रख सकते हो। अब थर्ड वाले में देखें तो कितने होंगे, अगर साई 3x है तो उसमें n-1 करें तो 2 नोड पॉइंट्स आने चाहिए, 2 नोड पॉइंट आ रहे हैं, 1 और 2, लास्ट वाले तो एंड पॉइंट पे तो काउंट ही नहीं होते। तो पहले तो अपन ने ये पता लगा लिया कि ये कौन सा है, साई 2x वेव फंक्शन है। अब आ जाओ, इसकी एनर्जी कितनी देर की है, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसको सोल्व कर देंगे नेक्स्ट पे। अपने को पता चल गया ये क्या है, सेकंड वेव फंक्शन है साई 2x। वैसे फर्स्ट एक्साइटेड है, n की वैल्यू इसमें 2 है, इतना पता चल गया। अब देखो इसके लिए इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल के लिए एनर्जी का फॉर्मूला क्या रहता है, n² π² h² अपॉन 2m a², ऐसा कुछ फॉर्मूला रहता है, ठीक है। अपने को पता चल गया ये क्या है, E2 है। E2 की वैल्यू इसने कितनी दी, आइगेन वैल्यू 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू कितना, n की वैल्यू 2 रखेंगे तो 4, और ये क्या होती है, मिनिमम एनर्जी होती है कितना, π² h² अपॉन 2m a², ये लोवेस्ट एनर्जी होती है। या इसको कैसे कर सकते हैं, 4E0 इज इक्वल टू कितना, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये मिनिमम एनर्जी होती है। n की वैल्यू 1 करेंगे तो मिनिमम एनर्जी यही आएगी, लोवेस्ट एनर्जी। सबसे पहले क्या होगा, इसके लेवल कैसे बनेंगे, n की वैल्यू 1 किया तो E0, n की वैल्यू 2 की तो 4E0, नेक्स्ट 3 किया तो 9E0, नेक्स्ट कितना 16E0, इस प्रकार से इसके लेवल बनते जाएंगे। तो लोवेस्ट एनर्जी कितनी है, E0, ये वाले। n की वैल्यू 1 पे, जब n की वैल्यू 1 होगी तो लोवेस्ट एनर्जी अपने को मिलेगी। तो इससे लोवेस्ट एनर्जी कितनी आ जाएगी, E0 इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E0 इज इक्वल टू कितना, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अपना ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये वाला, फोर्थ वाला अपना क्या हो जाएगा,
आंसर हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन क्या है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। वेव फंक्शन पता चल गया, उसके बाद तो इजी है, वेव फंक्शन पता लगाना है इसमें बस। नेक्स्ट देखो क्या है, नेक्स्ट अपने पास क्या है, द मोशन ऑफ ए डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर इज डिस्क्राइब्ड बाय। अपने पास कौन सा है, डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर दिया है, क्या दिया है, डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर, उसका इक्वेशन अपने को दे रखा है, ठीक है। एम दे रखा है 250 ग्राम, ये के की वैल्यू कितनी, 85 न्यूटन पर मीटर, ठीक है, फोर्स कांस्टेंट है। ये बी अपने को दे रखा है, ठीक है, ग्राम मतलब 70 ग्राम पर सेकंड के अंदर। द टाइम इट टेक फॉर द एम्पलीट्यूड ऑफ द डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर टू ड्रॉप टू हाफ इट्स इनिशियल वैल्यू। मतलब अपने को क्या करना है, ऐसा टाइम निकालना है जिसपे एम्पलीट्यूड ए जो है वो क्या होगा, अपनी इनिशियल वैल्यू का हाफ हो जाएगा। वो टाइम आपको क्या करना है, यहाँ पे फाइंड करना है। ये चीज ये दे रहा है, तो ये चीज ये दे रहा है, तो एम्पलीट्यूड का सिंपल फॉर्मूला क्या होता है इसमें, एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है, ए इज इक्वल टू ए नोट ई की पावर कितना होता है, माइनस का आर टी, ठीक है। अब ये आर क्या होता है, अब ये आर क्या होता है, यहाँ पे क्या है, आर फाइंड करना है अपने को, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1। अब देखो अपन क्या करते हैं, स्टैंडर्ड डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर जो होता है उसकी इक्वेशन लिख लेते हैं। डैम्प्ड हार्मोनिक क्या ऑसिलेटर, उसका स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, देखो उसका स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस कितना, बी अपॉन, इसमें देख लेते हैं बी अपॉन एम है, बी अपॉन एम आएगा, ठीक है, बी अपॉन एम डी एक्स अपॉन डी टी प्लस नेक्स्ट क्या आएगा, के बाय एम आएगा। ये एम क्या ला रहे हैं, बाय में तो ला रहे हैं, इज इक्वल टू सॉरी एक्स इंटू इज इक्वल टू 0। अब इसको कैसे डिफाइन करते हैं, ये तो ठीक है, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, इसमें कोई दिक्कत नहीं। प्लस इसको कैसे डिफाइन करते हैं, 2 इंटू आर से लिखते हैं, फिर इसको लिख देते हैं डी एक्स अपॉन डी टी। ये आपका के बाय एम क्या बनता है, ओमेगा स्क्वायर एक्स, ओमेगा स्क्वायर बन जाता है, मतलब इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर कंपेयर करें तो अपने पास क्या, 2r की वैल्यू कितना, इससे b अपॉन एम आ जाएगा, मतलब 2r बराबर क्या है, b अपॉन एम है। अपने को अपने फॉर्मूले में क्या चाहिए, r ही तो फाइंड करना है, यही तो टारगेट, r फाइंड हो जाएगा तो टाइम भी फाइंड हो जाएगा। निकाल लेते हैं r कितना आ जाएगा, 1/2 तो है ही। v की वैल्यू कितना, v की वैल्यू कितना दिया है, 70। मास m कितना दिया है, 250 ग्राम है, वो नीचे भी ग्राम में है तो ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, तो केजी में चेंज करने का नीड नहीं है। तो ये वैल्यू कितनी आई, 7/50, ये वैल्यू कितनी आई, 7/50। अब नेक्स्ट स्लाइड पे आप देखो, आपके पास क्या था, एम्पलीट्यूड ए इज इक्वल टू ए नोट ई की पावर कितना, माइनस आर इंटू टी, ऐसा कुछ था, ठीक है। एम्पलीट्यूड हाफ हो जाता है इनिशियल एम्पलीट्यूड का, वो ही टाइम अपने को क्या करना है, फाइंड करना है, तो निकाल देते हैं। वो टाइम फाइंड करना है तो कितना, ये 1/2 इज इक्वल टू कितना, ई की पावर माइनस आर टी। नेक्स्ट अपने पास कितना, ये 2 की, इसको क्या कर सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं, इनवर्स ले लेते हैं, तो ये 2 बनेगा, ये प्लस आर टी हो जाएगा। दोनों तरफ क्या करते हैं, नेचुरल लॉग ले लेते हैं, ln2 बनेगा, ये क्या बनेगा, आर टी बनेगा। फिर इसको और सोल्व कर देते हैं, टी चाहिए अपने को, तो ln2 के डिवाइड में क्या कर देंगे, सॉरी आर की वैल्यू कितनी थी, देख लेते हैं पीछे से, आर की वैल्यू आई थी 7/50, 7/50 है, तो ये कितना, ln2 अपॉन कितना, 7/50, ऐसा कुछ आ गया। इसका आंसर आपका ऑलमोस्ट आता है 4.95 सेकेंड। इसकी कैलकुलेशन करोगे तो ये इतना आएगा, 4.95। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, 4.95 लगभग किसके अराउंड है, 5 सेकंड के अराउंड। तो अपना क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा, डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर का ये क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए वायर हैविंग ए लीनियर मास डेंसिटी, ए वायर हैविंग ए लीनियर मास डेंसिटी 5 × 10⁻³ म्यू की वैल्यू दे रखी है, ठीक है, केजी पर मीटर, इज स्ट्रेच्ड बिटवीन 2 रिजिड सपोर्ट विद ए टेंशन ऑफ, मतलब रिजिड सपोर्ट के बीच में क्या है, इसको क्या है, मतलब इस रस्सी को मतलब बांधा गया होगा ना ऐसे, तो इसके बीच में इसके लिए क्या दे रखा है, टेंशन दे रखा है कितना, 450 न्यूटन। द वायर रेजोनेंट एट ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 420 हर्ट्ज, ठीक है, इतनी फ्रीक्वेंसी पे उस पे क्या है, रेजोनेंस हो रहा है। द नेक्स्ट हायर फ्रीक्वेंसी एट विच द सेम वायर रेजोनेंस इज 490 हर्ट्ज, मतलब इससे एक आगे नेक्स्ट जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो इतनी हो रही है, इस पे रेजोनेंस इस पे हो रहा है, नेक्स्ट वाले पे कितने हो रहा है, किस पे हो रहा है, 490 हर्ट्ज पे हो रहा है। द लेंथ ऑफ द वायर इज, अपने को क्या करना है, लेंथ फाइंड करना है।
म्यू अपने पास है, टेंशन अपने को दे रखा है, म्यू मतलब न्यू भी दे रखा है। तो इससे थोड़ा सा फॉर्मूला अपने को यही याद आता होगा क्या, कि अपने पास क्या है जो फर्स्ट वाली है उसमें मैंने क्या मान लिया पीथ हार्मोनिक, वो अपने पास पीवा क्या है, हार्मोनिक है, हार्मोनिक रखता है। तो उसके लिए आपने न्यू पढ़ा होगा, न्यू फ्रीक्वेंसी का क्या फॉर्मूला रहता है, पीवा हार्मोनिक अपॉन उसका 2 इंटू एल, पी अपॉन 2 इंटू एल, रूट ऑफ कितना, टी अपॉन म्यू। टी क्या है, टेंशन, और म्यू क्या है, अपने पास लीनियर मास डेंसिटी है। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, नेक्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी ये कितनी देर की अपने को 420 हर्ट्ज। 420 हर्ट्ज के संगत अपन ने क्या मान लिया कि पीवा हार्मोनिक्स है, तो ऐसा कुछ फॉर्मूला आएगा। सेकंड क्या है, इससे नेक्स्ट आगे है तो वो कौन सा होगा, पी प्लस वन। पी से एक आगे वाला क्या होगा, हार्मोनिक होगा, ये वाला हार्मोनिक होगा। तो इसमें क्या आएगी, न्यू वन बोल दो इसको 2 बोल दिया। ये कितना, पी प्लस वन अपॉन कितना 12 एंड रूट के अंदर कितना टी बाई म्यू। ये तो सेम ही रहेगा, कोई दिक्कत ही नहीं। और अपने पास क्या है, इसकी वैल्यू 490 है। इसको कर लेते हैं अपन सोल्व। इसको सोल्व करेंगे तो आपस में डिवाइड करेंगे अपन, तो क्या करेंगे 490 में डिवाइड कर दिया 420 का। तो 490 क्या था, सेकंड वाला था, सेकंड में कौन सा हार्मोनिक था, पी प्लस वन वा, और इसमें कौन सा था, पी वन। इसको कर लेते हैं सोल्व। इसको सोल्व करेंगे तो कितना, 0 से 0 गया, मल्टीपल करा देते हैं 49p, इधर से करवाया था 42p प्लस 42, इधर से कितना बचेगा, 49 में से 42 जाएंगे तो कितना 7p, कितना 7p इक्वल टू कितना 42। इससे अपने पास p कितना आ जाएगा 6। तो p की वैल्यू अपने पास 6 है। अब ये पहली इक्वेशन में रखो या सेकंड में रखो, किसी में रख दो, p की वैल्यू किसी में रख दो। अपने पास क्या है, न्यू भी है, t है, म्यू है, सब है। ठीक है, तो अपन क्या कर लेंगे, यहाँ से लेंथ फाइंड कर लेंगे। जैसे इसमें रखते हैं तो l और इनकी वैल्यू देख लेते हैं। t की वैल्यू कितनी है 450 है, और अपने पास म्यू की वैल्यू कितनी है 5 इंटू 10 टू द पावर -3 है। ठीक है, तो पहली इक्वेशन के अकॉर्डिंग बात करें तो अपने पास क्या था 420 इज इक्वल टू पी, पी की वैल्यू तो 6 है, पी की वैल्यू कितनी 6 अपॉन 2 इंटू एल रूट टी अपॉन म्यू। टी कितना था, शायद 450 था, म्यू देख लेते हैं, मेरे को याद नहीं अभी, 450 था। और लीनियर मास डेंसिटी अपने पास कितनी थी 5 इंटू 10 टू द पावर -3। ठीक है, 5 इंटू कितना था 10 टू द पावर -3 कर लेते हैं, 5 इंटू 10 टू द पावर -3। ठीक है, इसको अब अपने को क्या करना है, सोल्व करना है। करेंगे सोल्व तो कितना 420, ये आ गया 3/l। ठीक है, इससे कट रहा है तो ये 9 बनेगा, ये तो पता है। ये 3 पावर ऊपर जाएगी तो 10 टू द पावर -4। नेक्स्ट सोल्व करेंगे तो कितना 420 इज इक्वल टू, ये भी 3 बनेगा, 3 इंटू 3 9 इंटू 10 टू द पावर -2 अपॉन कितना l। ठीक है, l की वैल्यू कितना, l इज इक्वल टू नेक्स्ट कितना 9 इंटू 10 टू द पावर -2, और ये कितना 420। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो अपना आंसर कितना आएगा, अपना आंसर इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, लगभग इसका आंसर आता है 2.14 मीटर के लगभग इसका आंसर आएगा। इतनी अपने पास क्या आ जाएगी, लेंथ आ जाएगी। कैलकुलेशन कर सकते हो, तो अपना कौन सा हो जाएगा 2.14 के अकॉर्डिंग कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, ए कंडक्टिंग वायर इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन ऑफ n साइड्स। ठीक है, ऑल द वर्टेक्स ऑफ द पॉलीगन आर सिचुएटेड एट circumference ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस a। ठीक है, इफ द करंट थ्रू द वायर इज I, द मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर ऑफ द सर्किल इज। मतलब ये क्या कह रहा है, अपने पास क्या है n साइडेड रेगुलर पॉलीगन बनाया गया है। क्या बनाया गया है, n साइडेड रेगुलर पॉलीगन बनाया गया है। ठीक है, इसने क्या बोला, ऑल द वर्टेक्स, जितनी भी इसकी क्या है वर्टेक्स, पॉलीगन की जो वर्टेक्स है वो किसके ऊपर है, किसकी सर्कमफेरेंस पे है, सर्कल की सर्कमफेरेंस पे है, जिसकी रेडियस कितनी है a है। करंट I फ्लो हो रहा है, मतलब इस प्रकार से। अब इस सर्कल के सेंटर पे आपको क्या बताना है, मैग्नेटिक फील्ड बताना है। मतलब यहाँ पे क्या होगा, कोई पॉलीगन इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, आगे बना लेते हैं। जैसे अपने पास क्या है, ये सेंटर मतलब सर्कल है, सर्कल पे इसकी सारी वर्टेक्स प्रेजेंट है। जैसे इसको अलग कलर से अगर लिखे तो अपने पास कैसे, इस प्रकार से इसकी वर्टेक्स होंगी। ठीक है, सेंटर के ऊपर उसको मिला देंगे
वैसे तो n है, n अपने को नंबर डिफाइन नहीं, अपने को पता नहीं है, तो अपन समझने के हिसाब से मिला लेते हैं कुछ पॉइंट, तो अपने को ऐसे क्या होगा, समझ आ जाएगा। ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, ऐसे कोई यहाँ पे पॉइंट होगा और इससे ये मिल गया। इस प्रकार से क्या है, ये है, मतलब इसकी वर्टेक्स क्या है पॉलीगॉन की, सर्कल के ऊपर है। अपने को इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या करना है, फाइंड करना है। कुछ इस प्रकार का सीन है, इस प्रकार का सीन है, तो इसको क्या करते हैं, सोल्व। इसको सोल्व करेंगे तो देखो क्या होगा। अपने को क्या पता है, एन साइडेड अपने पास क्या होते हैं, जो एन साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन होते हैं, क्या होते हैं, रेगुलर पॉलीगॉन होता है। उसके लिए फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, क्या होता है, सेंटर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट आई अपॉन कितना, 2s परपेंडिकुलर डिस्टेंस, 2s परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू क्या होता है, साइन पाई अपॉन एन, एंड कितना, पाई अपॉन एन। ठीक है, साइन पाई अपॉन एन अपॉन पाई अपॉन एन। तो यहाँ पे टारगेट क्या है, एस परपेंडिकुलर कैसे फाइंड करें, एस परपेंडिकुलर को कैसे फाइंड करें। जैसे देखो ये सर्किल है, ये अपने पास क्या है, सर्किल है, ये अपने पास सर्किल है, तो कोई दो पॉइंट होंगे। जैसे मैंने कोई दो पॉइंट ले लिए, ठीक है, इसको भी अलग कलर से कर लेते हैं ताकि समझ आ जाए। ठीक है, इनको अपन ने मिलाया था, जैसे उसमें मिलाया था। ठीक है, ये सेंटर था किसका, सर्कल का, इसको भी इससे मिला देते हैं। ठीक है, इनके बीच का जो ये डिस्टेंस है, ऐसे कोई अदर पॉइंट होंगे जैसे, तो ये क्या है, ये वाली जो डिस्टेंस होगी, ये इस क्या होगी, पॉलीगॉन की क्या होगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी। कौन सी होगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी। ये वाली तो ए है, ठीक है, ये वाली परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, जो अपने को क्या करनी है, फाइंड करनी है। इस वाले को क्या बोल दूं, एस परपेंडिकुलर बोल दूं। अब ये एंगल क्या होगा, अब एक पॉइंट इस पे कितना है, एन पॉइंट है, एक पॉइंट के कारण इस पे ये वाला एंगल कितना आएगा, पाई अपॉन एन। जैसे अपन देख भी सकते हैं फॉर्मूले में पाई अपॉन एन होता है। तो अपने को क्या है, हाइपोटेनियस है, अपने पास बेस की वैल्यू है, अपने को क्या चाहिए, मतलब हाइपोटेनियस बेस है, तो अपन क्या कर लेंगे, कोस फाइंड कर लेंगे। कोस थीटा इजिकल टू थीटा कितना, पाई अपॉन एन, इजिकल टू कितना, बेस, बेस कितना है, एस परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस कितना है, ए है। तो अपने पास क्या आ गया, एस परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आ गई, ए इंटू कोस पाई अपॉन एन। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर इसको क्या कर देंगे, सोल्व कर देंगे, इसमें वैल्यू रख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे, और कलर वापस से वही कर लिया। अब अपने पास क्या है, बी इजिकल टू कितना, म्यू नोट आई था अपॉन कितना, 2 इंटू एस परपेंडिकुलर की वैल्यू अभी कितनी फाइंड करके आए अपन, कितनी है, ए इंटू कोस पाई अपॉन एन। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। इंटू क्या था, साइन पाई अपॉन एन एंड पाई अपॉन एन। ठीक है, एंगल को ब्रैकेट में रख दिया। अब इसको और सोल्व कर लेते हैं, तो कितना, बी इजिकल टू कितना, म्यू नोट आई अपॉन कितना, अपॉन कितना, एन ऊपर जाएगा। ठीक है, सॉरी ये वाला एन है, पाई अपॉन एन है, तो एक एन ऊपर चला गया, 2। ठीक है, ए ठीक है, इस पाई को भी इधर ले आते हैं। ये क्या है, कोस पाई अपॉन एन, ऊपर क्या है साइन, तो क्या बनाएगा, 10, 10 पाई अपॉन एन। या और थोड़ा ढंग से लिखे तो कितना, म्यू नोट एन आई अपॉन कितना, 2 पाई ए इंटू कितना, 10 पाई अपॉन एन। ऐसा कुछ आ गया। ये जो जिस ऑप्शन में होगा ना, वो ऑप्शन अपना क्या होगा, करेक्ट होगा। 10 जिसमें आ रहा है, 10 दो में आ रहा है, ये वाला आ गया। देखो म्यू नोट एन आई अपॉन 2 पाई ए, 10 पाई अपॉन एन, सेकेंड ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अपना हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, टू आइडेंटिकल ब्लॉक्स ए एंड बी कनेक्टेड बाय ए मासलेस स्ट्रिंग आर प्लेस्ड ऑन ए फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस। अपने पास क्या है, ए और बी है, मासलेस स्ट्रिंग से क्या है, जुड़े हुए हैं, प्लेस्ड ऑन ए फ्रिक्शनलेस सरफेस। ठीक है, पर अब क्या है, सीधे रखे हुए तो रेस्ट पे ही है, दोनों क्या है, रेस्ट पे है। अब क्या है, ए बुलेट सी ऑफ सेम मास मूविंग विद स्पीड यू स्ट्राइक ब्लॉक बी फ्रॉम बिहाइंड एज सो इन फिगर। मतलब ये क्या है, एक अपने पास बुलेट है, इसका भी मास m है, u वेलोसिटी से b के अंदर टकराती है। इफ द बुलेट गेट एम्बेडेड इनटू ब्लॉक b, मतलब ये क्या है, इससे टकरा के इसमें धस जाती है, एम्बेडेड मतलब धस जाती है उसके अंदर, उसे टकराएगी उसी में ही रह जाती है। ठीक है, दोनों एक साथ मूव करेंगे, धस जाएगी उसमें। देन द इंपल्स ऑन ए ड्यू टू टेंशन इन द स्ट्रिंग इज, अपने को क्या करना है,
ए पे इम्पल्स फाइंड करना है। तो सबसे पहले इम्पल्स फाइंड करने के लिए क्या होता है, मोमेंटम में चेंज होता है। मोमेंटम में चेंज देखो अपने पास क्या होता है, अपने को क्या करना है, इम्पल्स फाइंड करना है। इम्पल्स फाइंड करना है, इसको आई से लिखते हैं। ये क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम। मतलब मोमेंटम में चेंज है तो कहीं ना कहीं अपने को क्या चाहिएगा, क्या होगा, ये पी फाइनल माइनस पी इनिशियल होगा। तो अपने को क्या चाहिएगा, वेलोसिटी चाहिएगी उसकी। मतलब ये जब ये टकरा जाएगा तो ए की वेलोसिटी कुछ ना कुछ तो इसको क्या होगा, वेलोसिटी मिलेगा, वो अपने को पहले फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, फिर उसमें वैल्यू रख के अपन फाइंड कर देंगे। तो फाइंड करना पड़ेगा तो क्या लगा देते हैं, मोमेंटम कंजर्वेशन। मोमेंटम कंजर्वेशन, मोमेंटम कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग क्या, पी इनिशियल इक्वल टू कितना, पी फाइनल। पी इनिशियल की बात करें, देखो पी इनिशियल में क्या है, इनिशियली ये दोनों तो रेस्ट पे है, इनका तो कोई वेलोसिटी नहीं, एम इंटू जीरो, एम इंटू जीरो, वेलोसिटी जीरो दोनों की, इसका हो जाएगा खाली कितना, एम इंटू यू। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या हुआ, ये टकरा गया, ठीक है, इसमें धस गया, ठीक है, जैसे क्या था, ये बी था, बी में क्या है सी, ये इसी के अंदर धस गई। अब ये टकराया है यू वेलोसिटी से, तो इसको तो कुछ वेलोसिटी तो देगा। मान लो ये वी वेलोसिटी से धक्का इस पे लग गया, ठीक है, वी वेलोसिटी से, मतलब इतना धक्का लग गया कि वी वेलोसिटी से मूव करने लग गया। अब बी क्या है, मूव करेगा तो स्ट्रिंग से इसमें भी तो क्या होगा, खिंचाव उत्पन्न होगा, ये भी तो इसको भी तो खींचेगा। तो ए भी क्या करेगा, ए वाला जो भी है वो भी तो स्ट्रिंग से वी वेलोसिटी से खींचा जाएगा। समझ गए, तो इनमें क्या हो जाएगी, तीनों की वेलोसिटी बराबर होगी, तीनों की वेलोसिटी बराबर होगी, मास बराबर ही है, तो कितना, एम वी, सेकंड के कारण भी एम वी और थर्ड के कारण भी एम वी। तो अपने पास कितना, एम इंटू यू इज इक्वल टू कितना, 3mv। अपने को यहां से वेलोसिटी v फाइंड करना है, तो कितना, u/3, ये u है, ठीक है, v इज इक्वल टू कितना, u/3। अब अपन इंपल्स फाइंड कर सकते हैं। ए पे इंपल्स कितना, डेल्टा p इज इक्वल टू p फाइनल कितना, m इंटू उसकी फाइनल वेलोसिटी, सबकी सेम ही होगी, ए की वेलोसिटी से मिलेगी सबको u/3, ठीक है, माइनस का इनिशियल तो उसका जीरो था ही, तो कितना, mu/3। इतना इस पे क्या लगेगा, इंपल्स लगेगा, इतना इंपल्स लगेगा, तो अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेकंड सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या है, नेक्स्ट क्या है अपने पास, सपोज दैट ऑन ए टेम्परेचर स्केल x। ठीक है, अपने पास क्या है, एक टेम्परेचर स्केल x दिया है, वाटर बॉइल्स एट -50 डिग्री सेल्सियस एंड इट फ्रीजेज एट -170 डिग्री x, सॉरी डिग्री सेल्सियस बोल दिया मैंने। मतलब क्या है, x अपने पास टेम्परेचर स्केल है, उस पे वाटर बॉईल कितने पे हो रहा है, -50 डिग्री x पे, और फ्रीज कब हो रहा है, जम कितने पे रहा है, -170 डिग्री x पे। व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ 313 केल्विन ऑन द x स्केल। मतलब क्या है, इतने केल्विन का मान x में कितना होगा, मतलब x स्केल पे कितना होगा, ये आपको बताना है। ये तो आपको पता है, ये वाटर का बॉइलिंग पॉइंट केल्विन के अंदर कितना होता है, 373, और फ्रीजिंग पॉइंट कितना, 273 हो जाएगा, ये तो अपने को पता है। तो ये देखो कैसे फाइंड करते हैं, इसके लिए एक फॉर्मूला देखो। सबसे पहले अपने पास जनरलाइज्ड फॉर्मूले की अगर बात करें तो अपने पास क्या होती है, वैल्यू ऑफ स्केल, कोई भी स्केल है उसका वैल्यू माइनस उसका लोअर फ्रीजिंग पॉइंट LFP अपॉन कितना होता है, वापस उसका अपर फ्रीजिंग पॉइंट UFP माइनस लोअर फ्रीजिंग पॉइंट, ये चीज होता है। और ये चीज किसके बराबर होती है, कांस्टेंट के बराबर होती है। ठीक है, इसको अगर सोल्व करें कांस्टेंट के बराबर है तो सोल्व कर लेते हैं। सबसे पहले अपन क्या लिखें, अपने x के लिए लिख लेते हैं। इसमें क्या है, x में x लिख लिया, लोअर फ्रीजिंग पॉइंट कितना दिया इस पे, अपर फ्रीजिंग पॉइंट माइनस में है तो वो बड़ा टेम्परेचर होगा, तो ये तो लोअर वाला है -170 और अपर वाला 50, तो लोअर कितना -70 जुड़ेगा तो कितना 170, उसका कितना अपर फ्रीजिंग कितना -50, और ये जुड़ेगा तो वापस से 170। नेक्स्ट अपन किसके लिए लिख लेते हैं, केल्विन वाले के लिए लिख लेते हैं, के में रिलेशन निकालना है, के का कितना, लोअर फ्रीजिंग पॉइंट 273, जिसपे वाटर क्या होता है, फ्रीज हो जाता है, और जिसपे उबलता है वो कितना 373 माइनस 273। ये इसको इजीली सोल्व करके क्या लिख लूं, के -273 अपॉन कितना 100। ठीक है, नेक्स्ट इसको थोड़ा और सोल्व करेंगे तो कितना, इसको x लिख लिया प्लस का 170, ये कितना बचेगा 120 इज इक्वल टू कितना, k -273 अपॉन कितना 100। यहां तक हो गया।
अब इसमें क्या करना है, सिंपल के की अपने को क्या है, एक्स की वैल्यू, एक्स में वैल्यू निकालनी है, के की वैल्यू लिख के, ऐसा कुछ है। तो इसने देखो कहा क्या है, इसने क्या कहा है, देखो इसने क्या कहा है कि केल्विन में क्या है, वैल्यू क्या रख लो, 313 केल्विन रख लो, तो वो एक्स में वैल्यू कितनी आएगी, वो वैल्यू रख के एक्स की वैल्यू निकाल देंगे, एक्स प्लस 170। अब यहां से देखो ये इससे जाएगा 10 से 10, या इसका इसमें डिवाइड कर दे तो ये कितना बनेगा 1.2, 1.2 इजिकल टू कितना, के की वैल्यू 313 माइनस 273, ऐसा कुछ बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसको सोल्व कर लेते हैं। x इक्वल टू टोटल एक साथ करें तो कितना, 1.2 का मल्टीपल है 313 माइनस 273, और फिर इसका मल्टीपल हो गया तो माइनस कर देंगे 170, ऐसा कुछ कर देंगे। ऐसा कुछ कर देंगे तो अपना आंसर आएगा नेगेटिव में, और वो कितना आएगा, माइनस का 122 डिग्री x, मतलब x में ही वैल्यू निकाल रहे हैं तो वो इसमें ही आएगी। ठीक है, तो अपने पास ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है वो अपना करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट वाला ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। इसमें ये जो फॉर्मूला है जनरलाइज्ड फॉर्मूला, इससे क्या होते हैं, सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, ए फोटोन अंडरगोज कॉम्पटन स्कैटरिंग बाय ए स्टेशनरी फ्री इलेक्ट्रॉन ऑफ सम टारगेट। ठीक है, द फोटोन स्कैटर एज 90 डिग्री from its initial direction and its initial wavelength is 3 into 10 to the power minus 12 meter. ठीक है, the kinetic energy of the scattered electron is, देखो अपने को क्या कराया है, क्या बताना है, कॉम्पटन इफेक्ट है, 90 डिग्री पे स्कैटरिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन की, फोटोन से टकराने के बाद काइनेटिक एनर्जी निकालना है। देखो फोटोन की मतलब इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, मतलब वो उससे टकराएगा तो उसकी एनर्जी कैसी होगी, वैसे भी काइनेटिक एनर्जी होगी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, पहले फोटोन की एनर्जी मान लो एच न्यू थी, ठीक है, अब उसकी कितनी होगी, एच न्यू डैश हो गई, पहले ज्यादा रहेगी। इलेक्ट्रॉन मतलब पहले क्या है, जैसे ये फोटोन है, ये इलेक्ट्रॉन से टकराएगा, आपस में टकराएगा तो पहले एनर्जी ज्यादा रहेगी, टकराने के बाद कुछ इसको दे देगा तो ये इधर चला गया, खुद ये इधर आ गया, जैसे इलेक्ट्रॉन इधर आ गया और ये फोटोन इधर आ गया, तो इसकी एनर्जी कम हो जाएगी। ठीक है, तो एच न्यू माइनस एच न्यू डैश, ऐसा कुछ आ जाएगा। तो पहले वाली ज्यादा रहेगी माइनस अब वाली कितनी, एच न्यू डैश, तो काइनेटिक एनर्जी के बराबर आ जाएगी जो डिफरेंस होगा। ठीक है, इसको लिख लिया के से लिख लिया। तो अपन क्या करते हैं, लैम्डा में बात कर लेते हैं, एच सी बाहर, ये कितना 1 लैम्डा माइनस 1 लैम्डा डैश, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, क्या और लिख ले, एच सी, ठीक है, ऊपर कितना लैम्डा डैश माइनस लैम्डा अपॉन लैम्डा इंटू लैम्डा डैश। अब थोड़ी लैम्डा डैश पे बात कर सकते हैं। लैम्डा डैश क्या होता है, जो इनिशियल लैम्डा उसकी है, प्लस क्या होता है एच अपॉन एम नोट सी 1 माइनस कोस ऑफ फाई, ये क्या होता है, स्कैटरिंग एंगल होता है। अब स्कैटरिंग इसकी तो 90 डिग्री पे है, 90 इसको रखेंगे तो ये टर्म तो 0 हो जाएगी, खाली 1 ही बचेगा। तो क्या बचेगा, लैम्डा डैश इज इक्वल टू लैम्डा प्लस एच अपॉन एम नोट सी, क्यों, क्योंकि फाई की वैल्यू अपने को क्या दी हुई है, 90 डिग्री दी हुई है, ऐसा कुछ आ जाएगा। अब ये क्या होता है, कॉम्पटन वेवलेंथ होती है। इस लैम्डा डैश की पूरी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। चलो लैम्डा कितना, चलो इसको ऐसे लिख लेते हैं, लैम्डा प्लस डेल लैम्डा। ठीक है, इस डेल लैम्डा की वैल्यू कितनी होती है, मतलब अभी कितनी है, लैम्डा सी के बराबर, ये कितनी होती है 2.42 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 मीटर। ये कौन सी होती है, कॉम्पटन वेवलेंथ होती है। अब इसको सोल्व करेंगे, ये एक्सप्रेशन अपने देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड के लिए, एच सी लैम्डा डैश माइनस लैम्डा, फिर उसकी वैल्यू रख देंगे। जैसे अपने पास काइनेटिक एनर्जी क्या आया, एच सी, और क्या आया लैम्डा डैश माइनस लैम्डा अपॉन कितना लैम्डा इंटू लैम्डा डैश। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, के इज इक्वल टू एच सी भी ठीक है, लैम्डा डैश माइनस लैम्डा। अब देखो इस टर्म से देखो, सॉरी नेक्स्ट नहीं पीछे, तो लैम्डा डैश माइनस लैम्डा करेंगे तो वो किसके आएगा, इसी के बराबर, इसको अपन ने डेल लैम्डा बोला है, तो कितना खाली डेल लैम्डा। ठीक है, ये कितना लैम्डा है, इसको बड़े ब्रैकेट में लिख लेते हैं, लैम्डा डैश की वैल्यू कितना, लैम्डा प्लस डेल लैम्डा। ठीक है, डेल लैम्डा ना लिखो, सीधी वैल्यू रखो तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है। एच की वैल्यू कितना 6.62, 10 टू द पावर कितना माइनस 34, सी की वैल्यू कितना 3 इंटू 10 टू द पावर 8, डेल लैम्डा कितना, डेल लैम्डा क्या था, कॉम्पटन वेवलेंथ के बराबर आया था 2.42 इंटू 10 टू द पावर कितना माइनस कितना 12 पिकोमीटर, क्योंकि अपने को पिकोमीटर में दिया है। जैसे इनिशियल वेवलेंथ कितनी दी है इसकी, इनिशियल वेवलेंथ 3 इंटू करके दी है,
3 पिकोमीटर दी है, 3 इंटू 10⁻⁻12। फिर नेक्स्ट ये 3 है, ये 2.42 है, इसमें जुड़ेगा तो कितना 5.42, पावर तो सेम ही है। ऐसा कुछ इसको कर दिया अपन ने ऐसे, ठीक है। अब ये वैल्यू क्या आएगी, जूल में आएगी, लेकिन इसने वैल्यू किस में दी है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछी है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछी है तो अपने पास देखो क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, इसमें पूरी टर्म में क्या कर देंगे, जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करना है तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का डिवाइड कर दिया, और इस कैलकुलेशन को देखो आप सोल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 1.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लगभग। कैलकुलेशन कर लेना, मैंने पहले की हुई है, तो ये कितना आएगा 1.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लगभग आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये वाला क्वेश्चन आपका है किस पे, डॉपलर इफेक्ट पे है। एन ऑब्जर्वर स्टैंड बिटवीन टू साउंड सोर्स, ठीक है। साउंड ए इज मूविंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर एंड साउंड बी इज मूविंग टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। बोथ द सोर्स इमिट साउंड ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी, दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या है, सेम है। इफ बोथ सोर्स आर मूविंग विद ए स्पीड v साउंड अपॉन 2, देन रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी डिटेक्टेड बाय द ऑब्जर्वर इज। तो अपने को क्या कर रखा है, v साउंड, vs की वैल्यू क्या दी है, v साउंड जो है, सॉरी ये v सोर्स है, v साउंड को सिंपल v लिख लेते हैं, v/2 है। देखो नॉर्मली अपने पास क्या फॉर्मूला होता है, जैसे यहाँ पे केस क्या है, चलो नॉर्मली फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले अपने पास। ये क्या है, कोई ऑब्जर्वर है, इस ऑब्जर्वर के पास कोई चीज आ रही है, मतलब सोर्स आ रहा है, सॉरी इसके पास कोई क्या आ रहा है, सोर्स आ रहा है, ठीक है। तो इसके लिए फॉर्मूला नॉर्मली क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का f = f नोड v प्लस, मतलब पास आ रहा है तो कुछ ना कुछ बढ़ेगा तो क्या होगा, ऊपर प्लस और नीचे माइनस, नीचे छोटी चीज का क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो वो चीज बढ़ेगी, और ऊपर बड़ा रखेंगे तो बढ़ेगी, ये चीज होता है। लेकिन यहाँ पे ऑब्जर्वर अगर मान लो रेस्ट पे है, मूव कर ही नहीं रहा, तो उसके लिए f कितना होगा, f नोट v/v - vs। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसी का सेकंड केस ले लें क्या, कि इस पे क्या है, इससे दूर की तरफ जा रहा है ये सोर्स, ये जो सोर्स है पहले इस तरफ आ रहा था, अब ये इससे दूर की तरफ जा रहा है, ऑब्जर्वर यहाँ पे ही है रेस्ट पे, तो यही फॉर्मूला कैसे हो जाएगा, f = घट जाएगी, घटाएंगे कैसे, ऊपर अगर v नोट कुछ होता तो वैल्यू हो जाती, लेकिन यहाँ पे रेस्ट पे है, v + vs कर देंगे, बड़ी चीज का डिवाइड करेंगे तो चीज छोटी आएगी, तो ये ऐसा फॉर्मूला हो सकता है, ठीक है। अब इसको क्या कर देते हैं, क्वेश्चन को सोल्व कर देते हैं, ठीक है। अब इसमें केस क्या है, ये आपका ऑब्जर्वर है, ये आपका ऑब्जर्वर है, ठीक है, ये ऑब्जर्वर है, ये है रेस्ट पे, दो केस है, ये आपका सोर्स ए है, ये इससे क्या जा रहा है दूर, ये आपका सोर्स बी है, ये क्या आ रहा है पास, फ्रीक्वेंसी दोनों की क्या है, सेम है, ठीक है। बी सोर्स भी दोनों का क्या है, सेम है, मतलब सोर्स की वेलोसिटी भी दोनों की v/2, साउंड की वेलोसिटी की हाफ है। तो इसके लिए देखो सबसे पहले अपन fa लिख लेते हैं, fa क्या होगा, उसकी जो मतलब फ्रीक्वेंसी है v, अब ये क्या है, दूर जा रहा है तो घटेगी कैसे, नीचे बड़ी चीज आएगी तब, v + vs आएगा तब, ठीक है। इसी टाइप से fb लिखें तो कितना, f ये बढ़नी चाहिए, बढ़ेगी कैसे, जब नीचे क्या होगा, छोटी चीज मतलब v - vs, ठीक है। दोनों का डिवाइड ही पूछा है इसने, रेशियो पूछा है शायद, रेशियो पूछा है, आई थिंक, हाँ रेशियो पूछा है, FA/FB। पहले FA के लिए मतलब A के लिए बोला है, फिर B के लिए बोला है, तो FA/FB बराबर कितना, F से F कैंसिल, इसके लिए क्या होगा, v - vs जाएगा ऊपर, ये कितना v + vs नीचे, ठीक है। इसका वैल्यू कितना, हाफ, v - v हाफ, दोनों का सेम ही है, v + v हाफ, ये कितना v/2, ये कितना 3v/2, सोल्व करेंगे तो कितना कैंसिल हो गए 1/3, तो अपना रेशियो क्या आ जाएगा 1/3 आ जाएगा। तो इजी सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, थर्ड वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपने पास, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, व्हेन ए फोटोन स्टिमुलेट्स द emission of other photon, the two photon have same energy, same direction, same phase, same frequency, same energy, same direction, same phase, different wavelength। मतलब अपने पास ये क्या कह रहा है, अपने पास ये क्या कह रहा है, जैसे क्या है, कोई भी फोटोन है वो अदर फोटोन को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। स्टिमुलेट का मतलब क्या, उत्सर्जित करता है। जैसे क्या होता है, स्टिमुलेटेड इमिशन की थोड़ी सी बात कर लेते हैं यहाँ पे, ये उसी पे डिपेंड है। किसकी बात कर रहे हैं, स्टिमुलेटेड इमिशन। स्टिमुलेटेड इमिशन इसमें होता क्या है, जैसे क्या है, कोई एटम क्या है, इसमें क्या है, ये वाली क्या है, एक्साइटेड स्टेट, क्या है
एक्साइटेड स्टेट, ये कौन सी है? ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट, यहां से क्या है? कोई फोटोन आ रहा है, यहां से कोई फोटोन आ रहा है, एटम के इलेक्ट्रॉन्स कौन से में है? एक्साइटेड स्टेट में प्रेजेंट है। अब ये फोटोन जो है h न्यू एनर्जी का फोटोन मान लो, ये क्या है? इसके साथ इंटरेक्ट करेगा, मतलब इस एटम से क्या करेगा? इसको फोटोन उत्सर्जित करने के लिए क्या करेगा? मतलब इससे क्या कराएगा? फोटोन उत्सर्जित कराएगा। तो ये फोटोन उत्सर्जित कब करेगा? जब ये क्या कर जाए? अपनी एक्साइटेड स्टेट से नीचे लोअर स्टेट में, ग्राउंड स्टेट में आ जाए। जब ये अपने यहां से यहां तक आएगा, यहां से नीचे आएगा, तो ये एक फोटोन उत्सर्जित करेगा, एक पहले वाला था ये, तो दोनों हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? स्टिमुलेटेड इमिशन बोलते हैं। इसमें जो ये दोनों फोटोन है, इनकी क्या होती है? एनर्जी भी सेम होती है। एनर्जी भी क्या होती है? सेम होती है। वेवलेंथ सेम होती है। फेज डिफरेंस जो भी है वो भी सेम होता है। डायरेक्शन तो सेम दिख ही रही है, डायरेक्शन भी सेम होती है। इस चीज का यूज, ये जो स्टिमुलेटेड इमिशन है, इसका यूज किसके अंदर किया जाता है? आपके लेजर के अंदर किया जाता है। लेजर किस पे बेस होता है? स्टिमुलेटेड इमिशन पे बेस होता है। तो अपना ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सेम एनर्जी, सेम डायरेक्शन, सेम फेज, सेम फ्रीक्वेंसी। तो सब कुछ क्या होता है? सेम होता है। डायरेक्शन तो सेम है ही, तो अपना ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट वाला ऑप्शन है वो अपना सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या है? ए रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस कैन डीके बाय 2 डिफरेंट प्रोसेसेस। ठीक है, द हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट प्रोसेस इज T1 and that of for the second process is T2. The effective half life of the nucleus will be. तो ये वाला क्वेश्चन क्या है? अभी 2020 का है, मतलब पहले आ चुका है, और अपन ने सबसे पहले कौन सा पेपर सोल्व किया था? 2022 का किया था, उसमें भी ये क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या हो गया? मतलब पहले आया हुआ है, 2022 में ये क्या हो गया? रिपीट हो गया। 2022 में ये क्या हो गया? रिपीट हो गया। तो इसको पहले किया हुआ है, फिर भी अपन कर लेते हैं, इजी सा होता है। ठीक है, इसमें कैसे करेंगे? देखो, ये अपने पास क्या होता है? कोई रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस है। ठीक है, ये डीके हो रहा है, इसका 2 प्रोसेस है, पहली प्रोसेस से हो जाए या फिर ये क्या हो जाए? सेकंड प्रोसेस से हो जाए। 2 प्रोसेस है। ठीक है, तो अब इसके लिए क्या है? टी हाफ की वैल्यू क्या दी है? T1 दी है। इसके लिए कितनी दी है? T2 दी है। मैंने मान लिया पहली प्रोसेस से होता है, उसमें डी के कॉन्स्टेंट λ1 है, सेकंड के लिए कितना है? λ2 है। तो अपन यहाँ पे क्या लिखे? अपन क्या लिखे? प्रोबेबिलिटी लिखते हैं। प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं किसके लिए? क्या हो जाए? जो डीके थ्रो फर्स्ट प्रोसेस, मतलब पहली प्रोसेस से डीके होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? इसको मैंने बोला P1, वो कितनी होगी? λ1 dt। इसका डायमेंशन का बात करें तो λ1 क्या होता है? सेकंड 1/2 मतलब सेकंड इनवर्स में, ये सेकंड में कैंसिल होकर कुछ नहीं बचेगा, तो प्रोबेबिलिटी बन जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार से अपने को क्या चाहिए? नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी चाहिए। प्रोबेबिलिटी किसके लिए अपने को कराना है? डीके थ्रो इसमें सेकंड प्रोसेस से हो जाए। 2 प्रोसेस से अपने को पता है कि 2 प्रोसेस से इसका क्या हो रहा है? डीके हो रहा है, लेकिन ये नहीं पता कब किससे होगा। तो अपन क्या कर सकते हैं? अपन तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं। तो ये कितना? λ2 dt। अब होगा क्या? टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होगी? या तो ये क्या हो जाए, या तो ये जो आपका न्यूक्लियस है, रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस, या तो 1 से डीके हो जाए, या फिर क्या हो सकता है? सेकंड से हो जाए। तो या तो P1 होगा या फिर P2 होगा। P1 प्लस P2, P1 से हो गया या P2 से हो गया, तो प्लस साइन आ गया। ठीक है, इसको नेक्स्ट पेज पे सोल्व कर लेते हैं। टोटल प्रोबेबिलिटी मतलब टोटल डी के कॉन्स्टेंट λt मैंने मान लिया, और ये dt इज इक्वल टू पहले की प्रोबेबिलिटी कितना? λ1 dt, सेकंड की λ2 dt। इसको और सोल्व करेंगे तो λt इज इक्वल टू λt dt इज इक्वल टू कितना? λ1 प्लस λ2 dt। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास कितना? λt, मतलब टोटल अपने पास क्या? डी के कॉन्स्टेंट कितना? λ1 प्लस λ2। अब जैसा कि अपन जानते हैं कि लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है? लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है? ln2/t हाफ। टी हाफ की वैल्यू अपने को पता ही है, वो निकाल लेते हैं। इसके लिए कितना? ln2/t हाफ, इसके लिए ले लिया टो, इसके लिए ln2/ कितना? T1, इसके लिए कितना? ln2/T2। ऐसा कुछ आ गया। इसको कर देते हैं सोल्व, तो अपने पास 1/टो इक्वल टू कितना? 1/T1 प्लस 1/T2। इसका फिर जनरलाइज्ड फॉर्मूला क्या आ जाएगा? टो इज इक्वल टू T1 T2 कितना? T1 प्लस T2। बाकी ये फॉर्मूला आपको क्या करना है? याद ही रखना है।
ठीक है। क्वेश्चन पेपर मतलब ये क्वेश्चन आता है तो ये तो फॉर्मूला अपने को दिमाग में ही रहना चाहिए। इस पे बेस अलग क्वेश्चन आ जाए तो ये फॉर्मूला तो अपने को दिमाग में ही रहना ही चाहिए, इसमें निकाल के नहीं देखेंगे। टो इज इक्वल टू कितना, या फिर ये फॉर्मूला याद रख लो 1/टो इज इक्वल टू 1/टो 1 प्लस 1/टो 2, ऐसा कुछ। तो अपना ऑप्शन कौन सा हो गया, फर्स्ट वाला ऑप्शन हो गया। ये क्वेश्चन अपन ने पहले भी किया हुआ है। सेकंड मतलब नेक्स्ट देखो अपने पास, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रिज्म के ऊपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री ऑन वन फेज ऑफ ए प्रिज्म ऑफ प्रिज्म एंगल 30 डिग्री। मतलब अपने पास क्या है, इंसिडेंट एंगल कितना है 60 डिग्री है, वन फेज ऑफ प्रिज्म एंगल कितना है 30 डिग्री है। द रे इमर्जिंग आउट ऑफ द प्रिज्म मेक एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द इंसिडेंट रे। मतलब जो बाहर निकलती है इमर्जिंग रे है वो क्या करती है, कितना 30 डिग्री का एंगल बनाती है इंसिडेंट रे के साथ। ठीक है, ये पढ़ लिया। द इमर्जेंट रे इज परपेंडिकुलर टू द फेस थ्रू विच इज इमर्ज। ठीक है, मतलब जिस फेस से वो निकलती है उसके जस्ट क्या है, परपेंडिकुलर होगी वो, ये चीज कह रहा है ये। ठीक है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ प्रिज्म इज, मतलब अपने को क्या करना है, म्यू या फिर बोलो एन, ये क्या करना है अपने को फाइंड करना है यहाँ पे। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, प्रिज्म का डायग्राम बना के इसको सोल्व करना पड़ेगा। क्या करते हैं, प्रिज्म का डायग्राम बना देते हैं। प्रिज्म का डायग्राम कैसे बनाएंगे, देखो ये प्रिज्म बनाते हैं, उसका कैसे उस पर लाइट क्या होती है, इंसिडेंट होती है, वो सारा अपन बना लेंगे। अभी ये अपने पास प्रिज्म है, ये प्रिज्म एंगल क्या होता है ए, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया प्रिज्म एंगल ए। अब इसका पहले इसका रे डायग्राम बना लेते हैं। जैसे ये क्या है, इंसिडेंट रे आएगी, इंसिडेंट रे है ये ऐसे, यहाँ पे कोई डेविएशन नहीं है इसका, और फिर ये क्या होगी, बाहर निकल जाएगी, इमर्जेंट रे बोल दो या फिर हिंदी में बोलो तो निर्गत किरण हो जाएगी। ये आ रही है ऐसे, ठीक है, ये ऐसे आ रही है। अब इसके नॉर्मल वगैरह है और चीजें क्या है, अलग कलर से बना देंगे थोड़ा। तो यहाँ पे क्या होगा, एक नॉर्मल होगा, पहला नॉर्मल जहाँ पे लाइट इंसिडेंट हो रही है, ये कितना है N1 बोल दिया मैंने इसको। सेकंड क्या है, जो इमर्जेंट लाइट है उसका नॉर्मल होगा, यहाँ पे ऐसे बना देंगे इसको। ठीक है, इसको बोल दिया N2, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये वाला है इंसिडेंट एंगल, ये वाला कौन सा होता है, इमर्जेंट एंगल, ये R1 रिफ्लेक्टिव एंगल होता है। ठीक है, रिफ्रैक्टिव एंगल होता है R1 R2। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये इंसिडेंट लाइट है, सॉरी ये इमर्जेंट लाइट है, इंसिडेंट है, इनको भी थोड़ा आगे बढ़ा के मिला देते हैं ताकि अपने को क्या है, डेविएशन एंगल मिल जाए। क्या मिल जाए, डेविएशन एंगल मिल जाए। डेविएशन एंगल कैसे है, ये इंसिडेंट, ये क्या है इमर्जेंट, इनके बीच का एंगल है, इसको थोड़ा अलग कलर से लिखेंगे। और अलग कलर क्या है, ये वाला ले लेते हैं। इनके बीच का एंगल क्या होता है, ये वाला, ये वाला। ठीक है, ये क्या है, इंसिडेंट इमर्जेंट के बीच का एंगल होता है डेल। क्या होता है, डेल होता है। नेक्स्ट अपने पास क्या होगा, यहाँ पे रिलेशन क्या होता है, देखो यहाँ पे क्या रिलेशन यूज होते हैं, थोड़े से आपको पता होना चाहिए। क्या, डेल इज इक्वल टू होता है I प्लस E माइनस A, ये एंगल आपको पता ही है। ठीक है, और क्या रिलेशन होता है इसमें, A इज इक्वल टू क्या होता है, एंगल A इज इक्वल टू कितना, ये एंगल लगा लेता R1 प्लस एंगल R2। ये दो चीज आपको दिमाग में रखनी है। अब अपना क्वेश्चन क्या करेंगे, अपन सोल्व कर देंगे। जो ये बोलेगा एंगल देखो कितना कितना दे रखा है वो देख लेते हैं। देखो इसने क्या कहा है, इंसिडेंट एंगल I की वैल्यू 60 है, प्रिज्म एंगल है 30। ये क्या है I की वैल्यू, ये किसकी 30 डिग्री किसकी है, प्रिज्म एंगल A की वैल्यू। और अब इसने क्या बोला है, देखो द रे इमर्जिंग आउट ऑफ द प्रिज्म मेक एन एंगल 30 डिग्री विद द इंसिडेंट रे। मतलब क्या, इमर्जेंट रे है वो इसके साथ, इमर्जेंट रे को आगे बढ़ा दिया ऐसे, इंसिडेंट के साथ जो एंगल बना रही है वो 30 है, मतलब ये डेल कितना है 30 डिग्री है। समझ गए, ठीक है, तो डेल 30 डिग्री है। अब अपन क्या करते हैं, सबसे पहले अपन स्नेल लॉ लगाते हैं। स्नेल लॉ क्या होता है, N1 sin I इज इक्वल टू क्या होता है, N2 sin R, ऐसा कुछ सीन होता है। ठीक है, N1 की वैल्यू पहले वाले के लिए कितना 1, एयर है बाहर, साइन 60, इंसिडेंट एंगल की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री, इज इक्वल टू नेक्स्ट, ये तो अपने को फाइंड करना है, इसका कितना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N इंटू साइन R1। इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर, इनको इक्वेशन नहीं बोलना, ठीक है, ये तो फॉर्मूले है जो यूज हो गए। इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब अपने पास टारगेट क्या है, N फाइंड करना है, तो R1 अगर फाइंड होता है तो N फाइंड हो जाएगा।
R1 फाइंड करना है तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले इस वाले में जाते हैं। डेल की वैल्यू कितनी दी है 30 डिग्री। इस फॉर्मूले में आई की वैल्यू है 60, इमरजेंट एंगल अपन फाइंड कर लेंगे। ए की वैल्यू दी है 30, तो ये 30 30 60, इससे इमरजेंट एंगल कितना आ गया 0 आ गया। तभी तो ये क्या है, इमरजेंट एंगल 0 है तो इमरजेंट रे क्या होगी, इमरजेंट रे क्या होगी, मतलब ये जो है इसके क्या होगी, बिल्कुल परपेंडिकुलर होगी, ऐसा कुछ ही बोल रहा था। मतलब क्या होगा, ये जो नॉर्मल है इमरजेंट रे वो उसी की डायरेक्शन में होगी, मतलब इसके साथ डायरेक्शन में होगी। ये जो फेस है, मान लो ए बी बोलती है इसको, इस फेस के क्या होगी परपेंडिकुलर होगी, इस नॉर्मल की डायरेक्शन में होगी इमरजेंट रे, ऐसा कुछ। तो ये E0 आ गया। E0 आ गया तो अपन क्या करेंगे, अपन क्या करेंगे, यहाँ पे स्नेल लॉ लगा लिया, एक इस सरफेस पे भी थोड़ा सा स्नेल लॉ मतलब लगा लेते हैं। स्नेल लॉ क्या हो जाएगा, अंदर के लिए कितना अंदर के लिए तो n है इंटू साइन R2, ऐसा लिख सकते हैं। बाहर कितना, बाहर के लिए n कितना 1 और साइन E, 2 बार स्नेल लॉ यूज कर लिया। n अपने को पता नहीं है, n तो अपने को फाइंड करना है, साइन R2 इजिकल टू क्या, ये तो वैल्यू 0 है तो इसमें n अपने पास है नहीं, इस मतलब n तो 0 होगा नहीं, n तो कुछ ना कुछ होगा, तो यहाँ पे क्या होगा R2 0 हो जाएगा। R2 0 हो गया अपने पास। अब अपने पास क्या है, ये वाला फॉर्मूला है, इस वाले फॉर्मूले में जाओ। a इजिकल टू क्या था, a इजिकल टू क्या R1 प्लस R2 की वैल्यू 0, तो अपने पास R1 की वैल्यू क्या आ गई, a के बराबर आ गई, और a की वैल्यू कितनी दी है, प्रिज्म एंगल 30 डिग्री। बस यही टारगेट था अपने पास इस इक्वेशन में कि अपने को R1 फाइंड करना है। R1 फाइंड हो गया तो इससे कितना n इंटू साइन 30, सॉरी हाँ साइन 30 इजिकल टू कितना साइन 60 डिग्री n, ठीक है। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 इज इक्वल टू साइन इसकी वैल्यू कितना √3/2। नेक्स्ट 1/2 से 1/2 क्या, n कितना √3, ये अपने पास n कितना आ गया √3। तो अपना ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये वाला सही हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास देखो क्या है, ये वाला क्वेश्चन है, इसमें क्या है डेरिवेशन है। वैसे फॉर्मूला याद रख सकते हैं लेकिन अपन इसको डेरिवेशन को सोल्व कर लेंगे। देखो इसमें क्या है, टू इमिशन लाइन हैव वेवलेंथ लैम्डा एंड लैम्डा प्लस डेल लैम्डा रिस्पेक्टिवली, where del lambda is very very less than lambda. Their angular separation del theta in a grating spectrometer is given approximately by, मतलब इनमें से फॉर्मूला बताना है। Here D is the slit separation and M is the order at which the line are observed. मतलब अपने पास क्या है, अपने पास क्या है, दो टाइप की इमिशन लाइन है। क्या है, इमिशन लाइंस है। किस किस वेवलेंथ पे, एक है लैम्डा पे, एक है लैम्डा प्लस डेल लैम्डा पे। तो मैंने क्या मान लिया है, इनके मतलब इनका एंगल मान लिया मैंने, क्या लैम्डा का एंगल क्या मान लिया मैंने थीटा, और इसका थीटा प्लस डेल थीटा, ऐसा एंगल है, ठीक है। तो अपने क्या करते हैं, पार्ट डिफरेंस का फॉर्मूला आपको पता होगा। अब अपने पास देखो, अपने पास क्या होता है पार्ट डिफरेंस को कैसे लिखते हैं, पाथ डिफरेंस क्या होता है डेल्टा एक्स, इसकी वैल्यू क्या होती है एन लैम्डा की जगह एन लैम्डा, और एक क्या होता है डी साइन थीटा। ये दोनों ही लिखते हैं, तो ये दोनों चीजें बराबर होगी। तो फर्स्ट वेव के लिए लिखें तो कितना डी साइन थीटा इजिकल टू कितना एम लैम्डा, इक्वेशन नंबर 1। सेकंड के लिए लिखे तो डी साइन थीटा की जगह कितना थीटा प्लस डेल थीटा इजिकल टू कितना एम लैम्डा की जगह लैम्डा प्लस डेल लैम्डा, इक्वेशन नंबर आ गई अपने पास 2। अब क्या करते हैं, इक्वेशन 2 में से क्या है 1 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 2 - 1 कर देते हैं, तो क्या बचेगा, देखो डी तो है ही, यहाँ पे कितना बचेगा साइन कितना थीटा प्लस डेल थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू कितना एम लैम्डा है, एम लैम्डा से एम लैम्डा चला जाएगा तो कितना बचेगा एम डेल लैम्डा, ऐसा कुछ आ जाएगा, ठीक है, ऐसा कुछ आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्लाइड पे देखो अपन क्या करेंगे, अब नेक्स्ट स्लाइड पे क्या करेंगे, अपने पास क्या जानते हैं, जो साइन थीटा होता है, साइन थीटा का क्या होता है डिफरेंशियल फॉर्मूला होता है। क्या होता है डिफरेंशिएशन, मतलब क्या होता है डिफरेंशियल फॉर्मूला होता है। डिफरेंशियल मतलब डिफरेंशिएशन करते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है डी ऑफ साइन थीटा इजिकल टू क्या होता है लिमिट क्या होता है थीटा को टेंस टू
इन्फिनिटी ऐसा कुछ होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, साइन थीटा प्लस डेल थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कितना, वापस से डेल थीटा, और ये कितना होता है, साइन थीटा का जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो कितना आता है, कोस थीटा। अब अपने पास देखो पीछे वाली इक्वेशन में क्या है, ये जो ऊपर वाली टर्म है इसी की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है। देखो यही है साइन थीटा प्लस डेल थीटा एंड माइनस साइन थीटा, तो इसकी वैल्यू रख देंगे। ये कितनी आ जाएगी उस इक्वेशन में, उस इक्वेशन में क्या है, सॉरी पीछे जाएं तो क्या है, डी इंटू वो आ जाएगा, डी इंटू इसकी वैल्यू रख देंगे, डी इंटू ये वाली टर्म है, ये वाली टर्म की वैल्यू कितना, डेल थीटा इंटू कोस थीटा, तो कितना डेल थीटा इंटू कोस थीटा इज इक्वल टू कितना वैल्यू है इसकी इक्वल में, इसके इक्वल में कितना वैल्यू है अपने पास, एम डेल थीटा, तो ये आ गया अपने पास एम डेल थीटा, डेल लैम्डा, एम डेल लैम्डा, ठीक है। अब अपने पास देखो क्या करेंगे, ये डिफरेंशिएशन का साइन है, यहाँ पे कोई ये डी नहीं है, ठीक है, डिफरेंशिएशन करते हैं वो वाला साइन है, डेल लिख लो चाहे इसे, ये वाला चीज हो गया। अब अपने को इसने पूछा क्या है, डेल लैम्डा पूछा है सर, इसने पूछा क्या है, क्या फाइंड करना है अपने को, डेल थीटा फाइंड करना है, तो डेल थीटा की टर्म में सारी वैल्यू लिख लेते हैं। डेल थीटा इज इक्वल टू कितना, एम डेल लैम्डा अपॉन कितना, डी नीचे कोस थीटा नीचे, और क्या लिख सकते हैं डेल थीटा को, डेल थीटा इज इक्वल टू एम डेल लैम्डा डी, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसकी पावर कितना, हाफ, ऐसा कुछ लिख सकते हैं। शुरुआत में अपने पास क्या वैल्यू थी, डी साइन थीटा इज इक्वल टू एम लैम्डा, ये वैल्यू लेके चले थे, तो अपने पास साइन थीटा की वैल्यू कितना, एम लैम्डा अपॉन डी आ जाएगी, तो कोई दिक्कत नहीं है। डेल थीटा इज इक्वल टू कितना, एम डेल लैम्डा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, डी, ठीक है। इसको लिख लेते हैं ऐसे, 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू कितना, एम लैम्डा अपॉन डी, और इस पूरे का क्या, होल स्क्वायर, और इस पूरे की पावर कितना, बाहर हाफ। नेक्स्ट सोल्व करते हैं, तो डेल थीटा इज इक्वल टू कितना, अब देखो इसमें आंसर में जाएं तो ऊपर क्या आ रहा है, डेल थीटा ही आ रहा है खाली, मतलब सब टर्म में क्या है, सिर्फ डेल थीटा ही रखना है, सॉरी डेल लैम्डा ही रखना है, डेल लैम्डा है तो डेल थीटा इज इक्वल टू कितना, डेल लैम्डा है, ठीक है। डी का क्या करेंगे, इसमें डी का क्या आएगा, डी स्क्वायर इसमें कॉमन आ जाएगा, डी स्क्वायर इसमें क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, मतलब सीधी सी बात क्या है, डी बाई एम का क्या कर देंगे, मल्टीपल कर देंगे, तो ये क्या बनेगा, देखो इसमें बना देते हैं सबसे पहले, इसमें क्या बनेगा, डी स्क्वायर आएगा, एम अंदर जाएगा तो वो भी स्क्वायरिंग ही बनेगा, एम स्क्वायर, और इसमें एम कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना बचेगा, लैम्डा स्क्वायर, और डी स्क्वायर से इसका कैंसिल हो जाएगा, ऐसा कुछ, लैम्डा स्क्वायर इंटू ये, इसकी पावर हाफ। मैं एक बार ऑप्शन देख लूं, उससे पता लग जाएगा, ऐसा कुछ आ रहा है, तो इसको और सोल्व कर देंगे अपने करेंगे, तो डेल थीटा इज इक्वल टू कितना, डेल लैम्डा अपॉन कितना, डी बाई एम का स्क्वायर माइनस लैम्डा स्क्वायर, और उसकी पावर है हाफ, ऐसा कुछ अपना क्या आ रहा है, ये वाला आंसर आ रहा है। अब ये देखो ऑप्शन कौन सा है, डी बाई एम का स्क्वायर माइनस लैम्डा स्क्वायर, ये वाला फर्स्ट वाला ऑप्शन है, ठीक है, कुछ नहीं है इसमें, कैलकुलेशन है, ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन अपना सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 75 सेंटीमीटर फ्रॉम ए स्क्रीन, मतलब एक ऑब्जेक्ट है अपने पास, स्क्रीन से कितना है, 75 सेंटीमीटर पर पड़ी है, वेयर शुड ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ ऑफ 12 centimeter is to be placed between object and the screen so as to obtain a real image of the object। अपने पास क्या है, इसने बोला कि कॉन्वेक्स लेंथ है, मतलब कॉन्वेक्स लेंस है अपने पास, उत्तल लेंस है अपने पास, उसको मतलब क्या करें, ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच में किस दूरी पे रखें कि अपने पास क्या आ जाए, रियल इमेज आ जाए। रियल इमेज का मतलब समझते हो, v इज इक्वल टू पॉजिटिव, v क्या हो, राइट में। तो पहले तो इसके हिसाब से अपन क्या करते हैं, डायग्राम बना लेते हैं। जैसे नेक्स्ट स्लाइड पे देखो अपने पास क्या है, ये क्या दी हुई है, स्क्रीन दी हुई है, ये क्या है, स्क्रीन दी हुई है, ठीक है। इससे कितनी सेंटीमीटर बताई, 75 सेंटीमीटर दूर एक ऑब्जेक्ट पड़ा है, ठीक है। यहाँ पे ये वाला क्या है, यहाँ पे ये वाला क्या है, 75 सेंटीमीटर, ये वाला डिस्टेंस कितना दिया इसने, ये वाला है स्क्रीन से, ये क्या है, स्क्रीन, ये कितना है, 75 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, बस ये 75 सेंटीमीटर दिया। अब इसने क्या कहा, एक कॉन्वेक्स लेंस है, क्या है, कॉन्वेक्स लेंस, ये वाला कॉन्वेक्स लेंस है। अब ये अपने को पता नहीं कहाँ रखा हुआ है, इसने कहा कहाँ रखे कि इसकी इमेज जो है वो क्या बने, रियल बने।
कहाँ रखी ये तो नहीं पता, लेकिन अपने को पता है ऑब्जेक्ट की इससे दूरी, ऑब्जेक्ट की इससे लेंस से ऑब्जेक्ट की दूरी कितनी होती है, यू होती है। ठीक है, ये वाली दूरी कितनी मतलब रहेगी भाई, जो इसकी इमेज बनेगी वो स्क्रीन से पार तो जाने से रही, मतलब इसी दूरी के अंदर बनेगी कहीं ना कहीं। ठीक है, मान लो कि यू, ये क्या है, यू होगी, तो ये कितनी होगी, वी, रियल इमेज के लिए सॉरी, वी इजिकल टू ये होगी कितनी, इसको यू मान लिया तो ये कितनी बचेगी 75 माइनस यू, ऐसा कुछ बनेगा। 75 थी टोटल माइनस यू इजिकल टू वी। फोकल लेंथ अपने को पता ही है, तो अपन क्या करते हैं, लेंस फॉर्मूला लगा देते हैं। कौन सा, लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला क्या था, 1/f इजिकल टू कितना, 1/v माइनस 1/u, ऐसा कुछ था। ठीक है, अब इसकी फोकल लेंथ शायद 12 सेंटीमीटर थी, 12 सेंटीमीटर दिए, इसकी कितने 1/12। ठीक है, 1/v की वैल्यू कितना 75 माइनस यू। अब देखो ये माइनस है, इधर का इधर होगा तो ये वैल्यू क्या आएगी, माइनस में आएगी, मतलब ये क्या है, u इजिकल टू माइनस रखना पड़ेगा ना, माइनस यू, तो ये क्या आ जाएगा प्लस का, तो 1 प्लस 1/u, ऐसा कुछ आ गया। इसको करते हैं सोल्व, 1/12 इजिकल टू कितना, 1/12 इजिकल टू कितना 75 माइनस यू इंटू यू, इसका एलसीएम, और इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना u माइनस प्लस ही है 75 माइनस यू, तो ये कितना बचेगा 75 अपॉन कितना 75 माइनस यू, इसको ब्रैकेट लगा लेंगे, 75 माइनस यू एंड इंटू यू। फिर इसको सोल्व करेंगे तो 75 ये कितना आ जाएगा 75 यू माइनस का यू स्क्वायर इज इक्वल टू 75 इंटू ये 12 उधर से मल्टीपल हो गया। नेक्स्ट कितना, नेक्स्ट कितना अपने पास यू स्क्वायर पॉजिटिव कर लिया, ये कितना नेगेटिव हो जाएगा 75 यू, ये इधर आके नेगेटिव होगा, इधर आके नेगेटिव होगा तो ये प्लस हो जाएगा, इसका मल्टीपल कितना आएगा 900 इज इक्वल्स टू 0। अब इसके बना देंगे फैक्टर, फैक्टर बनाएंगे तो कितना 60 एंड 15 बनेंगे। ठीक है, तो 60 यू लिख लिया एंड माइनस का कितना 50 यू लिख लिया, 15 यू लिख लिया इंटू प्लस 900 इक्वल टू 0। यू ले लेंगे कॉमन तो यू माइनस 60 एंड माइनस का 15 कॉमन लिया तो 15 कॉमन लिया तो u माइनस कितना फिर से 60 इक्वल टू 0। इससे सोल्व करने पे अपने पास वैल्यू कितनी आ गई 60 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। तो मतलब अपने पास क्या है, इमेज को अगर रियल बनाना है तो रियल बनाने के लिए क्या हो, पॉजिटिव हो तो इधर ले लिया, ये u है तो 75 माइनस यू, ऐसा लगा कि अपने पास क्या है इमेज रियल बनाना है तो अपने पास u क्या हो, या तो 60 सेंटीमीटर ले या फिर 15 सेंटीमीटर ले। तो अपना ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, आइदर एट ये वाला थर्ड ऑप्शन, आइदर एट 15 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, ऑप्शन नंबर 3। वस्तु से कितना 15 सेंटीमीटर या फिर 60 सेंटीमीटर की दूरी पे क्या हो अपने पास वस्तु रखी हुई हो, ऑब्जेक्ट रखी हुई हो। तो थर्ड ऑप्शन अपना सही हो जाएगा, इसमें थर्ड ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट करेक्ट। मतलब अपने पास 4 स्टेटमेंट है, उनमें से मोस्ट करेक्ट कौन सा है, सबसे ज्यादा सही कौन सा है। पहला देखो, द नॉर्मल फोर्स इज द सेम थिंग एज द वेट। ये स्टेटमेंट कहां सही होगा, जैसे अपने पास बात करें ये क्या है, हॉरिजेंटल सरफेस पे मास m रखा हुआ है तो इसका भार कितना, भार के कारण फोर्स कितना mg, ऊपर कितना n, तो यहाँ पे क्या होता है n बराबर mg। इसमें ये चीज सही है, लेकिन क्या ये चीज हमेशा सही होती है, ये चीज हमेशा सही नहीं होती। आपको पता चल जाएगा चारों स्टेटमेंट में पढ़ने से। देखो नेक्स्ट देखो, द नॉर्मल फोर्स इज डिफरेंट फ्रॉम द वेट बट ऑलवेज हैज द सेम मैग्नीट्यूड। ठीक है, स्टेटमेंट पढ़ लो उससे पता चल जाएगा। नॉर्मल फोर्स इज डिफरेंट फ्रॉम द वेट, इसने कहा वेट से हमेशा डिफरेंट है, हमेशा डिफरेंट नहीं है, कुछ केसेस में क्या है ये वेट के इक्वल है, वेट के क्या है इक्वल है। अब देखो नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ो उससे पता चलेगा, द नॉर्मल फोर्स इज डिफरेंट फ्रॉम द वेट बट द टू फॉर्म एन एक्शन एंड रिएक्शन पेयर अकॉर्डिंग द न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। फोर्थ स्टेटमेंट पढ़ो, फोर्थ स्टेटमेंट में अपने को क्या पता चलेगा, इसका मतलब मोस्ट करेक्ट आंसर है वो पता चलेगा। जैसे ये क्या कह रहा है फोर्थ स्टेटमेंट, द नॉर्मल फोर्स इज डिफरेंट फ्रॉम द वेट बट द टू मे हैव द सेम मैग्नीट्यूड इन सर्टेन केसेस। तो इसने क्या कहा है, मैग्नीट्यूड सेम हो सकता है कुछ केसेस में, लेकिन ये इससे क्या होता है डिफरेंट होता है। मतलब क्या है,
n इक्वल टू mg हो सकता है, लेकिन कुछ केसेस में जैसे अपने पास इंक्लाइंड प्लेन वाला केस ले लें, इंक्लाइंड प्लेन वाला केस होता है इस प्रकार से, मतलब ये एंगल थीटा होता है, इस पे क्या होता है मास m होता है, फिर इसके थीटा के क्या करते हैं अपन फैक्टर तोड़ते हैं, तो इसमें क्या है n तो इधर लगता है ऊपर जस्ट n, और mg यहाँ पे क्या लगता है यहाँ लगता है इस प्रकार से, ठीक है। ये वाला एंगल आता है, फिर ये वाला एंगल आप फैक्टर तोड़ते हो, ये वाला एंगल निकलता है थीटा, ये वाला एंगल क्या निकलता है, एक मिनट इससे लिख लेते हैं, ये वाला एंगल कितना निकलता है थीटा एंगल होता है, ये वाला थीटा एंगल होता है, ये वाला mg होता है, तो ये वाला n के बराबर में कौन सा होता है mg कोस थीटा होता है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है n इक्वल टू mg कोस थीटा होता है। तो ये क्या कह रहा है फोर्थ स्टेटमेंट, नॉर्मल फोर्स डिफरेंट हो सकता है वेट से, बट द टू मे हैव द सेम मैग्नीट्यूड इन सर्टेन केसेस, मतलब कई बार क्या होते हैं ये कुछ केसेस में सेम हो सकते हैं, जैसे n इक्वल टू mg वाला केस बोल रहा है ये, इसमें ये सेम हो सकते हैं, लेकिन ये क्या है यहाँ पर डिफरेंट है n इक्वल टू mg कोस थीटा। तो इन चारों स्टेटमेंट को पढ़ के फोर्थ जो स्टेटमेंट अपना वो मोस्ट करेक्ट है, वो क्या है मोस्ट करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन तो क्या है फॉर्मूला बेस है, इफ m इज द रेस्ट मास ऑफ पार्टिकल, p इज मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम, k इज इट्स रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी, देन m इन टर्म ऑफ p एंड k इज गिवन बाय। तो इसमें क्या होता है अपने को सिंपल रिलेशन ये याद रखना होता है कि pc इज इक्वल टू क्या होता है रूट के अंदर क्या होता है k इंटू k प्लस 2m0 c स्क्वायर। ये अपन क्या करते हैं फॉर्मूला दिमाग में रखते हैं, फिर इसको इसमें देख लें कौन सा ऑप्शन होगा। जैसे पहले में जाए तो ये क्या है 2kmc स्क्वायर, ठीक है, इजिकल टू pc स्क्वायर आ रहा है, तो ये तो नहीं होगा। इसमें अगर निकाले तो कितना 2kmc स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, इसका कर देंगे रूट इजिकल टू pc, तो ऐसा ही कुछ है k स्क्वायर 2kmc स्क्वायर, इसका रूट pc, सेकेंड ऑप्शन अपना क्या हो गया करेक्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है, वन कलेक्टर मोड ऑफ ए ट्रांजिस्टर, द इमीटर करंट इज 6 मिली एम्पियर एंड बेस करंट इज 60 माइक्रो एम्पियर, मतलब ये क्या आपने को दी हुई है IE, दिस इज IB, देन ये क्या बोल रहा है द वैल्यू ऑफ द पैरामीटर अल्फा बीटा गामा इज, अल्फा क्या होता है, अल्फा क्या होता है कॉमन बेस के अंदर यूज होता है, किसमें होता है कॉमन बेस होगा तो आउटपुट करंट कितना आउटपुट IC एंड इंसिडेंट करंट कितना IE, ऐसा कुछ होगा। IC को क्या लिखेंगे IE माइनस IB अपॉन कितना IE, ठीक है। IE की वैल्यू कितनी है 6 मिली एम्पियर, ठीक है, इसको -3 पावर में इसका -3 में लिखेंगे तो कितना 0.06 मिली एम्पियर आ जाएगा, 3 पावर चली जाएगी ना इससे, ऐसे करेंगे तो मतलब मिली एम्पियर बन जाएगा, ये मिली एम्पियर बनेगा तो ये कितना 0.06 अपॉन IE की वैल्यू है 6, तो इससे अपने पास अल्फा कितना आएगा, ये कितना बचेगा 5.94 अपॉन 6, ठीक है। इससे अपना आंसर कितना आ जाएगा 0.99, अल्फा की वैल्यू ये आ गई, ठीक है। अब है बीटा किसमें होता है कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में होता है, बीटा इजिकल टू क्या होता है IC अपॉन IB, आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट IC अपॉन IB। IC की वैल्यू कितना, IC की वैल्यू अभी निकाल के आए हैं 5.94, उससे माइनस करेंगे तो 5.94 अपॉन IB कितना 0.06, क्योंकि मिली एम्पियर में है तो इजी रहेगा काटना। अब इसमें क्या है रेशियो यही है, क्या है 10 टू द पावर -2 का डिवाइड है, तो ये कितना आ जाएगा 99, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास गामा, ये किस में होता है कॉमन, 2 हो गए तो कलेक्टर में गामा होता है। आउटपुट करंट कितना IE, नीचे कितना IB, IE कितना 6 मिली एम्पियर, ये कितना 0.06, तो कितना आ जाएगा 100 अपने पास आंसर आ जाएगा। तो 0.99, 99 एंड 100, 0.99 ये नहीं है 0.99, 99 एंड 100, ऑप्शन नंबर फर्स्ट अपना क्या हो जाएगा इसमें सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द डेंसिटी इनसाइड ए स्फीयर ऑफ रेडियस a इज गिवन बाय, मतलब स्फीयर के अंदर डेंसिटी इतनी है रो इक्वल टू रो नोट a बाय r, वेयर रो नोट इज डेंसिटी एट द सरफेस एंड r denotes द distance from the center. The gravitational field due to this sphere at distance 2a from its center will be, मतलब अपने पास क्या है, ये कोई क्या दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है अपने को सॉलिड स्फीयर दिया है, उसका डेंसिटी का फॉर्मूला अपने को दे रखा है। इसकी तो a है, लेकिन इसने क्या पूछा है 2a रेडियस के ऊपर जो स्फीयर है उसके लिए क्या बताना है ग्रेविटेशनल फील्ड बताना है, ग्रेविटेशनल
फील्ड बताना है, तो वो देखो अपने कैसे बनाएंगे। वो नेक्स्ट स्लाइड पे इसको क्या कर देते हैं, सोल्व कर देते हैं। अपने पास क्या दिया हुआ है, रो इज इक्वल टू कितना, रो नोट ए अपॉन आर दिया हुआ है। तो देखो ग्रेविटेशनल फील्ड फाइंड करेंगे ई, तो वो कैसे करेंगे, जी एम अपॉन आर स्क्वायर ऐसे ही करेंगे। मतलब अपने को क्या चाहिएगा, मास चाहिएगा। डेंसिटी से मास कैसे फाइंड करेंगे, मास कैसे फाइंड करेंगे, एम इज इक्वल टू क्या होता है, रो इंटू डीवी। एम इज इक्वल टू क्या होता है, रो इंटू डीवी। अब अपने पास क्या है, स्फीयर है, तो स्फीयर के लिए क्या करते हैं, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में वॉल्यूम एलिमेंट लिख लेते हैं। देखो इसको पूरा ही सोल्व कर देते हैं फिर, ठीक है। रो पड़ा है, देखो इसमें ट्रिपल इंटीग्रेशन होता है। रो है, डीवी को कैसे लिखते हैं, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट के अंदर डीवी कैसे लिखा जाता है, आर स्क्वायर साइन थीटा डी फाई एंड डी आर, ऐसा कुछ होता है, ठीक है। पहली लिमिट मैंने क्या लिख ली, आर की लिख ली, 0 से कितना ए, रेडियस कितनी है, ए है तो 0 से ए। थीटा कितना होता है, 0 से, थीटा कितना होता है 0 से पाई, और फाई कितना होता है 0 से 2 पाई, ऐसा कुछ लिमिट होता है। ऐसा कुछ लिमिट होता है, तो अपने पास क्या है, अपना रो छोड़ दो, यहाँ पे रो छोड़ दिया, आर स्क्वायर छोड़ दिया, डी आर छोड़ दिया, मतलब आर वाली सारी चीजें छोड़ दो। अब देखो साइन थीटा डी थीटा एंड डी फाई का करोगे तो ये सारी टर्म क्या देती है अपने को, 4 पाई बनाती है। क्या बनाती है, 4 पाई बनाती है। तो इससे सिंपल भी लिख सकते थे अपने पास, कैसे कैसे लिख सकते थे, एम इज इक्वल टू कितना, इंटीग्रेशन ऑफ रो इंटू 4 पाई डी आर, ऐसे भी कर सकते थे। 0 से कितना 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, लेकिन ये एलिमेंट खोल के बताया थोड़ा। तो 4 पाई रो आर स्क्वायर डी आर ऐसा कुछ होता है, 0 से ए। अब इसको कर देते हैं सोल्व, 4 पाई है, 0 से ए है, इसकी वैल्यू कितना, रो नोट ए अपॉन आर डी आर, ऐसा कुछ आ जाएगा। एम इक्वल टू कितना आएगा, 4 पाई है, रो नोट है, ए है, सॉरी यहाँ पे आर स्क्वायर भी था, यहाँ पे क्या था, आर स्क्वायर था, तो ये अंदर कितना बचेगा, आर डी आर बचेगा, एंड 0 से ए, आर का क्या होता है आर स्क्वायर बाई 2, तो ये कितना बचेगा 4 पाई रो नोट ये ए इंटू ए स्क्वायर बाई 2, ऐसा कुछ था। अपने पास टोटल मास कितना आ जाएगा, 2 से गया तो 2 पाई रो नोट, और ये कितना ए क्यूब, इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। अब अपने को क्या करना है, ग्रेविटेशनल फील्ड फाइंड करना है, कितने पे, सेंटर से 2a डिस्टेंस के ऊपर। तो जी ठीक है, m की वैल्यू कितना 2 पाई रो नोट, इसी से निकाल रहे हैं, जी एम अपॉन आर स्क्वायर, रो नोट ए क्यूब अपॉन कितना आर स्क्वायर, आर का स्क्वायर मतलब 2a का स्क्वायर। अब स्क्वायर होगा तो एक पावर बचेगी ऊपर, और 4 आएगा तो 2 से कट के 2 बचेगा नीचे, तो क्या बचेगा जी, कितना बचेगा पाई रो नोट ए अपॉन 2, ऐसा कुछ बचेगा। ये जो ऑप्शन होगा अपना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये रहा जी पाई जी रो नोट ए अपॉन 2, सेकेंड ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो अपने पास, नेक्स्ट अपने पास क्या है, कैपिलरी ट्यूब के ऊपर है। ए कैपिलरी ट्यूब ऑफ लेंथ 0.75 सेंटीमीटर एंड रेडियस 1 mm इज कीप्ड वर्टिकल विद द लोअर एंड इन वाटर। कैपिलरी ट्यूब है, ठीक है, इतना उसका क्या दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है, इतना रेडियस दिया हुआ है, वर्टिकल क्या है, वाटर के अंदर वो है। द एंगल थीटा मेड बाय द वाटर सरफेस इन द कैपिलरी विद द वॉल इज, मतलब क्या है, द एंगल थीटा मेड बाय द वाटर सरफेस इन द कैपिलरी विद द वॉल इज। तो ये एंगल थीटा अपने को क्या करना है, फाइंड करना है। क्या दे रखा है इसने, सरफेस टेंशन दे रखा है वाटर का 0.075 न्यूटन पर मीटर एंड एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज 0 डिग्री। तो अपने पास क्या होता है, अपने पास क्या होता है, जैसे कैपिलरी ट्यूब होती है, क्या होती है, कैपिलरी ट्यूब में राइज का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब कितनी हाइट तक वो चढ़ेगा, H इज इक्वल टू कितना होता है 2t cos थीटा अपॉन कितना होता है 2t cos थीटा अपॉन रो जी आर, ऐसा फॉर्मूला होता है। अपने को चाहिए cos थीटा, तो वैल्यू रख देंगे, cos थीटा में निकाल लेंगे वैल्यू। cos थीटा इज इक्वल टू कितना, H है तो ये कितना H इंटू रो जी आर अपॉन कितना 2t, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। H की वैल्यू कितना दिया है, हाइट कितना दिया अपने को, लेंथ है वही हाइट है, कितना 0.75 इंटू 10⁻⁻², नीचे लिख लेते हैं, यहाँ आएगा नहीं है। तो cos थीटा इज इक्वल टू कितना, H की वैल्यू कितना 0.75 इंटू, या फिर ऐसे लिख ले 75 इंटू -4, रो की वैल्यू होती है वाटर के लिए 3 10⁻3, जी की वैल्यू 10,
और r की वैल्यू कितना दिया हुआ है 1 mm मतलब 10⁻³ बाय में कितना 2 इंटू टी की वैल्यू कितनी दी हुई है अपने पास, सरफेस टेंशन कितना है 0.075, ठीक है। अब देखो ये 75 से 75 जाएगा, यहाँ पे पावर कितना बचेगा 10⁻³ ठीक है, कितना बच गया, अभी सारा कुछ कैंसिल होगा, देखो अभी 10⁻⁴ है, ठीक है 10⁻⁴, ये भी क्या +4, ये आपस में कैंसिल, 10⁻³ से -3 कैंसिल, बच गया कितना 1/2, कोस थीटा की वैल्यू 1/2, तो थीटा कितना 60 डिग्री, थीटा कितना 60 डिग्री। तो फोर्थ ऑप्शन अपना क्या हो गया यहाँ पे सही हो गया। आपके पास क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नोट अबाउट द कार्नोट साइकिल इज नॉट करेक्ट, ठीक है। पहला स्टेटमेंट क्या है, द मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ ए कार्नोट साइकिल, मतलब कार्नो इंजन इज 100% सिंस द कार्नोट साइकिल इज एन आइडियल प्रोसेस। अब देखो कितना भी आइडियल प्रोसेस हो उसमें कार्नोट इंजन की जो एफिशिएंसी है वो 100% नहीं हो सकते, ठीक है। ये थ्योरेटिकली बोल सकते हैं लेकिन प्रैक्टिकली हमें क्या नहीं मिलता, प्रैक्टिकली अपने को क्या नहीं मिलता 100% एफिशिएंसी नहीं मिलता, ठीक है। तो कितना भी क्या हो एफिशिएंट अपने पास क्या हो इंजन हो कुछ भी हो, लेकिन 100% एफिशिएंसी अपने को नहीं मिलती। तो पहला ऑप्शन ही सही हो गया। बाकी अपन पढ़ लेते हैं क्या कहता है। द कार्नोट साइकिल कंसिस्ट ऑफ 2 आइसोथर्मल प्रोसेस एंड 2 एडियाबैटिक, ऐसा ही कुछ होता है, ऐसा कुछ इसका मतलब बनता है, ऐसा कुछ, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये वाला कौन सा होता है आइसोथर्मल, ये मैं बोल दूं, ठीक है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, ये वाला ऊपर वाला आइसोथर्मल एक्सपेंशन, सॉरी ये इधर होगा आइसोथर्मल एक्सपेंशन, ये क्या होता है आइसोथर्मल कंप्रेशन, ये क्या होता है एडियाबैटिक एक्सपेंशन, ये इधर ये क्या होता है एडियाबैटिक कंप्रेशन, मतलब 2 आइसोथर्मल 2 एडियाबैटिक ऐसे साइकिल होते हैं, ये भी सही है। द कार्नोट साइकिल कंसिस्ट ऑफ 2 आइसोथर्मल प्रोसेस एंड 2 आइसोएंट्रिक प्रोसेस, मतलब कांस्टेंट एंट्रोपी। अब देखो एडियाबैटिक प्रोसेस होती है, एडियाबैटिक तो होते हैं ये तो पता है, एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है डेल्टा क्यू इज इक्वल टू कितना, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, जैसे टीडीएस इज इक्वल टू कितना होता है, एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर 0 होता है, 0 होता है तो डीएस भी 0 होता है, और इससे क्या आ जाएगा फिर एस क्या होता है एंट्रोपी कांस्टेंट होता है। एडियाबैटिक प्रोसेस को सम आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस भी बोलते हैं, तो ये वाला भी स्टेटमेंट इसी का ही दूसरा रूप है। तो 2 आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस प्लस 2 आइसोथर्मल प्रोसेस, ये वाला स्टेटमेंट है, ठीक है, ये भी सही है। द एफिशिएंसी ऑफ द कार्नो साइकिल डिपेंड स्लोली ऑन द टेम्परेचर ऑफ 2 थर्मल रिजर्वर, ये भी ठीक है। उसकी एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है नीटा इज इक्वल टू 1 - T2/T1, तो दोनों के टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, तो ये भी सही है। मतलब फर्स्ट वाला अपना क्या हो गया गलत हो गया। नेक्स्ट देखो अपने पास ये भी फॉर्मूला ही है, इफ द मैक्सिमम एंड मिनिमम वोल्टेज ऑफ एन एम वेव आर वी मैक्स एंड वी मिनिमम रिस्पेक्टिवली, देन मॉड्यूलेशन फैक्टर एम कितना होता है, सिंपल फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले के बेस पे क्वेश्चन भी आते हैं, वी मैक्स माइनस वी मिनिमम अपॉन वी मैक्स प्लस वी मिनिमम, ऐसा ये मॉड्यूलेशन फैक्टर का फॉर्मूला होता है। तो सेकंड ऑप्शन हो गया इसमें, ये तो फॉर्मूला बेस सीधा फॉर्मूला ही पूछा है इस क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट देखो अपने पास क्या है, ये देखो ए सिंगल कंजर्वेटिव फोर्स कैपिटल एफ ऑफ एक्स एक्ट ऑन ए 1 kg पार्टिकल दैट मूव अलोंग द एक्स एक्सिस, मतलब ये एफ एक्स उस पर काम कर रहा है और ये एक्स एक्स की तरफ फिर मूव कर रहा है। द पोटेंशियल एनर्जी क्या दी हुई है, पोटेंशियल एनर्जी यूएक्स दिया हुआ है, कितना यूएक्स इज इक्वल टू 20 प्लस एक्स माइनस 2 का स्क्वायर, मतलब ये यूएक्स अपने को पोटेंशियल एनर्जी की टर्म दी हुई है, ठीक है, वेयर यू इज इन जूल एंड एक्स इज इन मीटर, ठीक है। अब क्या बोलता है एट x इक्वल टू 5 मीटर द पार्टिकल हैज ए काइनेटिक एनर्जी ऑफ 20 जूल, मतलब x इक्वल टू 5 मीटर पे अपने पास काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू है, ठीक है। इसने पूछा क्या है द टर्निंग पॉइंट्स ऑफ द मोशन आर एट, मतलब अपने को क्या बताने हैं टर्निंग पॉइंट्स बताने हैं, मतलब x की कितनी वैल्यू पे किस वैल्यू पे ये टर्निंग पॉइंट्स अपने को मिलेंगे। तो टर्निंग पॉइंट्स होते क्या है, सबसे पहले तो अपने पास टर्निंग पॉइंट क्या होते हैं, क्या निकालने हैं टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट्स की बात करें मतलब क्या है, पार्टिकल क्या कर रहा था एक्स की तरफ मूव कर रहा था इस प्रकार से, वो क्या कर ले इसे रिवर्स मोशन कर ले, टर्न कर ले, ये चीज तो है टर्निंग पॉइंट। अब ये पॉइंट अपने को क्या है निकालने हैं x1 x2 ऐसा करके, ठीक है। तो ये अपन देखो कैसे निकालेंगे, ये अपन कैसे निकालेंगे, अपने पास क्या है
x इक्वल टू 5 मीटर पे क्या दे रखा है, 20 जूल अपने को काइनेटिक एनर्जी दे रखा है। तो 5 रख के अपन पोटेंशियल एनर्जी भी फाइंड कर सकते हैं। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, टोटल एनर्जी फाइंड करनी पड़ेगी। देखो x इक्वल टू कितना, x इक्वल टू अपने पास कितना है 5 मीटर है, उस पे अपने पास काइनेटिक एनर्जी कितना दे रखा है 20 जूल दे रखा है। अगर अपन क्या कर लें, इसमें पोटेंशियल एनर्जी भी फाइंड कर सकते हैं कितने पे, x इक्वल टू 5 पे। अपने पास क्या था एक्सप्रेशन, उसमें रख देते हैं 20 प्लस एक्स माइनस 2 का स्क्वायर रख लेते हैं। 20 प्लस एक्स की वैल्यू कितना 5 पे फाइंड कर रहे हैं -2 और इसका क्या स्क्वायर आ जाएगा, ये u कितना आ जाएगा 20 है, 5 में से 2 गया उसका स्क्वायर किया 9, तो ये कितना आ गया 29 जूल। तो मैं क्या कर सकती हूँ, x इक्वल टू 5 मीटर जो है उस पर मेरे पास क्या आ गई, टोटल एनर्जी आ गई। ठीक है, इसको ई से लिख दे, टोटल एनर्जी इजिकल टू क्या t काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी u। तो ये कितना 20 प्लस कितना, ये कितना 29, तो ये कितना आ गया 49 जूल अपने पास क्या आ गया, टोटल एनर्जी आ गई अपने पास। देखो अब पार्टिकल क्या करेगा, आपका जो पार्टिकल है, ये जो आपका पार्टिकल है वो क्या करेगा, मैक्सिमम डिस्टेंस तक चला जाए। क्या चला जाए, मैक्सिमम डिस्टेंस तक चला जाए। मैक्सिमम डिस्टेंस तक चला जाए, जैसे ये पार्टिकल था यहां से मोशन कर रहा था, अब वो इससे ज्यादा आगे नहीं जा सकता, मैक्सिमम डिस्टेंस उसकी इतनी है। ठीक है, तो उस टाइम उसकी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी उस टाइम नहीं होगी, उसकी खाली क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी, वही उसकी टोटल एनर्जी के बराबर होगी मैक्सिमम डिस्टेंस पे। मैक्सिमम डिस्टेंस पे चला जाएगा तो क्या आएगा, उसकी जो टोटल एनर्जी है ई, कैपिटल ई, टोटल एनर्जी इजिकल टू कितना, उसकी पोटेंशियल एनर्जी यू। ठीक है, अपने पास क्या है, टोटल एनर्जी की वैल्यू है 49 जूल और यू अपना कितना था 20 प्लस एक्स माइनस 2 का क्या था स्क्वायरिंग, ऐसा कुछ था, ये चीज आ गया। अब अपन क्या करेंगे, पार्टिकल मैक्सिमम डिस्टेंस पे जाएगा। देखो मैक्सिमम डिस्टेंस पे जाएगा तभी तो टर्न करेगा आगे, तभी तो मुड़ेगा, और मुड़ेगा तो अपना यही पॉइंट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम डिस्टेंस वाला टर्निंग पॉइंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टर्निंग पॉइंट। क्या हो जाएगा, टर्निंग पॉइंट। मैक्सिमम डिस्टेंस पे जाके ही तो टर्न करेगा, तो यही क्या हो जाएगा, टर्निंग पॉइंट। तो यहाँ से क्या है, मैक्सिमम डिस्टेंस पे टोटल एनर्जी कितनी, उतनी रहेगी 49। इसकी वैल्यू अपन क्या कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे। तो ये देखो 20 जाएगा तो कितना 29 बचेगा, इधर कितना x माइनस 2 का स्क्वायर, या फिर x माइनस 2 इजिकल टू कितना रूट ऑफ 29, और वो भी प्लस माइनस। 29 का रूट कितना होता है, प्लस माइनस में ये होता है 5.38 वैल्यू। कितनी होती है 5.38 वैल्यू है। तो यहाँ पे वापस देख लेते हैं, x माइनस 2 की वैल्यू कितना, x माइनस 2 की वैल्यू कितना प्लस माइनस 5.38 के बराबर आ गई। अब क्या हो, एक बार प्लस की वैल्यू ले लेते हैं, तो x की वैल्यू क्या, एक बार तो क्या है 2 गया, माइनस का 5.38 है, पहली वैल्यू माइनस का लिया तो ये कितना माइनस का 3.38 मीटर। नेक्स्ट क्या कर लेते हैं, प्लस वाली वैल्यू ले लेते हैं, तो 2 प्लस कितना 5.38, तो ये कितना आ जाएगा 7.38 मीटर। मतलब ये ऐसे पॉइंट है जहां पे क्या है, मैक्सिमम डिस्टेंस क्या करेगा, तय करके ये क्या करेगा, टर्न करेगा। टर्निंग पॉइंट क्या होंगे, इन डिस्टेंस के ऊपर होंगे। तो अपना ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, माइनस का 3.38 और ये कितना माइनस का 7.38। ठीक है, तो अपने पास कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सेकंड वाला ऑप्शन अपना क्या है, सही हो जाएगा। -3.38 एंड -7.38। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है, 2 एम्पलीफायर आर कनेक्टेड वन आफ्टर द अदर इन सीरीज। मतलब सीरीज में कनेक्ट है। द फर्स्ट एम्पलीफायर हैज ए वोल्टेज गेन ऑफ 10, मतलब पहले के लिए A1 कितना है 10, एंड सेकंड के लिए वोल्टेज गेन कितना 20, A2 की वैल्यू कितना 20। इफ द इनपुट सिग्नल इज 0.01 वोल्ट देन आउटपुट सिग्नल विल बी। मतलब अपने को क्या करना है, आउटपुट सिग्नल फाइंड करना है। अपने पास क्या है, सीरीज में जुड़े हुए, मतलब जैसे पहला एम्पलीफायर A1 ये है, एक जनरलाइज्ड फॉर्मूला लिख लेते हैं, जैसे A2 है, ऐसे अपने पास क्या है N एम्पलीफायर जुड़े हैं, तो उसके लिए क्या है नेट गेन AI या फिर नेट EN लिख लेते हैं। नेट गेन का फॉर्मूला क्या होता है, सारे सीरीज में जुड़े तो A1 मल्टीपल A2 मल्टीपल A3 मल्टीपल, ऐसे करते करते अगर N है तो AN। पर क्वेश्चन के हिसाब से तो 2 ही दिए हुए हैं। क्वेश्चन के हिसाब से क्या है, 2 एम्पलीफायर है, A1 वाला और A2 वाला, दोनों आपस में सीरीज में जुड़े हुए हैं, A2 वाला। तो अपने पास
नेट गेन ए एन कितना आ जाएगा, A1 इंटू A2। अब ये क्या है, वोल्टेज गेन है। वोल्टेज गेन क्या होता है, नेट गेन क्या होगी, V आउटपुट अपॉन V इनपुट इज इक्वल टू कितना, A1 की वैल्यू कितनी दी है 10, इसकी 20, तो ये 10 इंटू 20 इज इक्वल टू कितना 200। इनपुट वोल्टेज दिया है, आउटपुट पूछा है, तो सिंपल सा फॉर्मूला है, V आउटपुट कितना, V इनपुट इंटू 200। नेक्स्ट V आउटपुट कितना, V इनपुट की वैल्यू कितनी है 0.01 इंटू 200, 20 से ये वाला चला जाएगा, तो V आउटपुट कितना अपना 2 वोल्ट। तो ये क्या था, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। बस इसमें ये था कि सारी क्या है, सीरीज में जुड़े तो गेन का आपस में टोटल मल्टीपल होता है। तो अपने पास कौन सा आंसर हो जाएगा, फोर्थ नंबर अपना आंसर हो जाएगा 2 वोल्ट। ठीक है, 2 वोल्ट हो जाएगा V आउटपुट की वैल्यू। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन अपना हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टू रिड्यूस द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इन LCR सीरीज सर्किट विद ए जनरेटर, द जनरेटर फ्रीक्वेंसी शुड बी रिड्यूस्ड, another capacitor should be added in parallel to the capacitor already present, the iron core of the inductor should be removed, dielectric in the capacitor should be removed। तो इसमें क्या कह रहा है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ओमेगा इज इक्वल टू 1/2 पाई रूट LC, ऐसा ही कुछ होता है। ओ सॉरी, ओमेगा है या एफ है, एफ की वैल्यू होगी, एफ इज इक्वल टू कितना 1/2 पाई रूट LC। अब इसने क्या करना है, रिड्यूस करना है फ्रीक्वेंसी को। फ्रीक्वेंसी को रिड्यूस करना है तो ये नीचे वाली चीज क्या हो जाए, बढ़ा दो। बढ़ा दो मतलब क्या है, ऑप्शन में क्या है, कैपेसिटर को बढ़ाने की बात है। कैपेसिटर बढ़ेगा कब, जब हम क्या कर दें, कैपेसिटर के पैरेलल में एक और कैपेसिटर जोड़ दें, सी को जोड़ दें, ऐसा ही कुछ। जैसे सेकंड ऑप्शन है, इसमें अनदर कैपेसिटर शुड बी एडेड इन द पैरेलल टू द कैपेसिटर ऑलरेडी प्रेजेंट, उसके पैरेलल में क्या कर दो, एक और कैपेसिटर जोड़ दो, तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा नीचे, तो एफ क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, सीधा सा है। इसका दूसरी चीज ये भी कर सकते थे कि अपन क्या कर दें, कैपेसिटर में अगर डाई इलेक्ट्रिक इंड्यूस्ड करवा दे, मतलब डाई इलेक्ट्रिक कर दे, तो उसमें क्या होती है, डाई इलेक्ट्रिक के लिए क्या होता है, सी क्या होता है, कुछ ना कुछ बढ़ जाता है। मतलब अपन क्या करते हैं, डाई इलेक्ट्रिक यूज करते हैं, डाई इलेक्ट्रिक यूज करते हैं किसमें, कैपेसिटर में। कैपेसिटर में डाई इलेक्ट्रिक प्लेट क्या करते हैं, इंड्यूस करवाते हैं, तो उसका कैपेसिटेंस कुछ ना कुछ बढ़ जाता है, और कैपेसिटेंस बढ़ेगा तो इस फॉर्मूले से एफ घटेगा। अगर ये ऐसे कह देता इलेक्ट्रिक इन द कैपेसिटर शुड बी प्लेस्ड, मतलब उसमें क्या कर देते, ऐड कर देते, तो ये ऑप्शन सही हो सकता था, लेकिन इसने रिमूव का कहा है तो ये ऑप्शन वैसे गलत हो गया। बाकी अपने को क्या करना है, कैपेसिटर बढ़ाना है, तो एक ऑप्शन सही होना था, ये सेकेंड वाला क्या हो गया, सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द डिजायरेबल प्रॉपर्टी ऑफ मेकिंग परमानेंट मैग्नेट आर, मतलब अपने को क्या करना है, परमानेंट मैग्नेट बनाना है, स्थायी चुंबक बनाना है, तो उसके लिए क्या, उसकी क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज होते हैं, डिजायरेबल प्रॉपर्टी। उसके लिए देखो क्या रखी जाती है, एक तो रिटेंटिविटी, रिटेंटिविटी को हाई रखा जाता है, धारणशीलता को क्या रखा जाता है, उच्च रखा जाता है। दूसरी क्या है, कोर्सिव फोर्स है, कोर्सिव फोर्स है, उसको भी क्या रखा जाता है, हाई रखा जाता है। उसकी निगराही बल जो है उसको भी क्या रखा जाता है, उच्च रखा जाता है। अब देखो ये होता क्या है, देखो पहली क्या है, रिटेंटिविटी, धारणशीलता, रिटेंटिविटी, रिटेंटिविटी को क्या कहा है इसने, हाई रखेंगे। हाई रखेंगे इसका मतलब क्या है, जैसे ये कोई क्या है, आपकी मैग्नेट है, मैग्नेट में क्या है, डाइपोल है, मान लो पहले क्या है, अरेंज है इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड लगाया, एक डायरेक्शन में क्या हो गया, डाइपोल अरेंज हो गए। जैसे ही आपने क्या था, बी था, अब इस बी को क्या कर दो, अगर जीरो कर दो, मतलब मैग्नेटिक फील्ड हटा दो, फिर भी ये डाइपोल क्या रहेंगे, क्या रहेंगे, उसी डायरेक्शन में ओरिएंटेड रहेंगे। ठीक है, अपने डायरेक्शन को बदलेंगे नहीं, मतलब उसी डायरेक्शन में ओरिएंटेड रहेंगे। भी अगर भारी मतलब चुंबकीय क्षेत्र को हटा दिया जाए, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को हटा भी दिया जाए, तो इसके अंदर जो चुंबक है, ये आपका जो मैग्नेट है, उसके अंदर डाइपोल जो है वो क्या है, उसी डायरेक्शन में ओरिएंटेड रहेंगे। ये क्या बताता है, हाई रिटेंटिविटी को बताता है। तो स्थायी चुंबक तभी बनते हैं, तो हाई रिटेंटिविटी रखनी पड़ेगी ये वाले गुणधर्म, ये वाली प्रॉपर्टी के लिए। फोर्स, इसका मतलब क्या होता है, इसके मतलब क्या होता है, जैसे ये आपका क्या है, कोई मैग्नेट है, परमानेंट मैग्नेट है। अब इसका आपको मैग्नेटिक फील्ड हटाना है, तो आपने क्या किया, बी एक्सटर्नल लगाया, बी एक्सटर्नल जो कि क्या है, इसका अपोजिट डायरेक्शन में लगाया। इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में। क्यों लगाया, क्योंकि आपको इसको क्या करना था, डीमैग्नेटाइज करना था। क्या करना था, इसका मैग्नेटिक इफेक्ट है वो हटाना था, डी मैग्नेटाइज,
मैग्नेटाइजेशन, इसका क्या करना था, डीमैग्नेटाइजेशन करना था। तो ये करना है, अगर इसका क्या है, कोर्सिव फोर्स हाई है, इसका मतलब क्या है कि आपको ये बी एक्शनल क्या लगाना पड़ेगा, बहुत हाई लगाना पड़ेगा। मतलब इसको डीमैग्नेटाइज करना नॉट इजी, नॉट इजी, ठीक है। ये चीज क्या नहीं होगी, इजी नहीं होगी। ये चीज अगर हाई होगी तो इससे क्या होगा, अपने को हाई मैग्नेटिक फील्ड लगाना पड़ेगा इसको डीमैग्नेटाइज करने के लिए। इसीलिए दोनों चीजें क्या रखी जाती है, हाई रखी जाती है। इसलिए आपका ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उच्च धारणशीलता, उच्च निग्राही बल, ठीक है, हिंदी में ऐसे हो जाएगा। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए वेक्टर व्हेन एडेड टू ए वेक्टर बी वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप गिव ए रिजल्टेंट वेक्टर दैट इज इन द पॉजिटिव वाई डायरेक्शन। मतलब ए वेक्टर को क्या किया, बी वेक्टर के साथ ऐड किया, तो रिजल्टेंट वेक्टर वाई डायरेक्शन में आ रहा है, मतलब जे कैप डायरेक्शन में आ रहा है। एंड द हैज ए मैग्नीट्यूड इक्वल टू दैट ऑफ द बी, मतलब इसका मैग्नीट्यूड क्या है, बी के इक्वल है। तो आपको क्या बताना है, द मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज, मतलब इसने क्या कहा, ए को क्या किया, बी के साथ ऐड किया, ए को बी के साथ ऐड किया, तो रिजल्टेंट क्या आया, बी का मैग्नीट्यूड ऐसा ही कुछ आया, मैग्नीट्यूड बी के बराबर। बी का मैग्नीट्यूड कितना, जैसे बी वेक्टर इज इक्वल टू कितना है, 3i कैप प्लस 4j कैप। बी का मैग्नीट्यूड कितना, रूट ऑफ कितना, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का रूट, मतलब 25 का रूट कितना, 5। इसने क्या कहा, ए को बी के साथ जोड़ा तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या आया, जे कैप डायरेक्शन में, जैसे इसने कहा वाई कैप डायरेक्शन में आया, और मैग्नीट्यूड बी के बराबर आया। बी का मैग्नीट्यूड कितना, 5j कैप। बस अब यहां से अपन क्या करेंगे, ए का मैग्नीट्यूड निकालना है। सबसे पहले क्या करते हैं, ए वेक्टर ही निकाल लेते हैं। बी की वैल्यू कितनी है, देखो यहां से ए वेक्टर, ठीक है, बी की वैल्यू कितनी है, 3i कैप प्लस कितना, 4j कैप। इसका अपने को बनाना क्या है, टोटल 5j कैप बनाना है। तो क्या रखें भाई, ए की वैल्यू क्या रख सकते हैं, इसको आई कैप को हटाना है तो -3i कैप रख लेते हैं। 4 की जगह 5 करना है तो इसको क्या करते हैं, j कैप रख लेते हैं। ये वैल्यू सोच सकते हैं, सोचेंगे, इसको जोड़ेंगे तो ये वाला तो 0, इसके साथ ये जुड़ेगा तो कितना, 5j कैप बन जाएगा। मतलब ए वेक्टर की वैल्यू कितनी आ गई है, कितनी आ गई, 3 -3i कैप प्लस j कैप। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल देते हैं, कितना आएगा, -3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का रूट, मतलब 9 + 1 कितना, 10 का रूट। तो अपना कौन सा हो गया, फर्स्ट वाला ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया, ठीक है। अपना कौन सा हो गया, फर्स्ट वाला ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया। तो आज अपन ने क्या कर लिया, एस्टेट 2020, क्या है, एस्टेट पीजीटी का 2020 का जो पेपर है उसके लगभग 25 के लगभग अपन ने क्वेश्चन कर लिया, ठीक है। बचे हुए क्वेश्चन अपन क्या करेंगे, कल करेंगे। आई होप आपको समझ में आए होंगे। अगर कोई डाउट आपका रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी का बचा हुआ पेपर अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।